ठीक है, तो पहले तुम लोग थोड़ा बहुत बताओ कि पहले से क्या पता है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के बारे में। इसमें से क्या क्या चीजें हैं इसमें, या फिर क्या होता है। पढ़ा हुआ है पहले, इतना तो 11 निकल गया है कि स्कूल में तो पढ़ा ही दिया गया होगा, है ना। तो जो पता है वो बता सकता है, कुछ भी। बताओ, कुछ पहले से आइडिया हो तो। सिद्धार्थ, अमन, आरंभ। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आरंभ। अमन, तुमने ये एलएनएम क्या लिखा है, ये एनएलएम। न्यूटन्स ऑफ मोशन। न्यूटन ऑफ सर, मोशन। लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कह रहे हो सिद्धार्थ, आवाज कम आई तुम्हारी। वन। सर, लॉ ऑफ इनर्शिया और सर न्यूटन के सर लॉ। इसमें वो ये सब चीजें हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स के लॉ वगैरह हैं इसमें। ठीक है। ये तो मोशन के, बेसिकली मोशन के लॉज का क्या मतलब है। क्योंकि कोई भी लॉ होता है, यानी कि कोई रूल होता है टाइप का ऐसा कुछ, तो उसका तो मतलब होता है कि वो चीजें काम कैसे करती हैं, है ना। कोई भी नियम किसी चीज के लिए बनाया जाता है ना, कि कैसे काम करेगा। क्लियर है। जैसे कि इंडिया में रोड पे लेफ्ट साइड पे चलना लॉ है, राइट साइड पे चलना लॉ नहीं है ना। तो राइट लॉ के हिसाब से लेफ्ट साइड पे चलना राइट है, राइट साइड पे चलना उतना राइट नहीं है, उस हिसाब से देखा जाए तो, है ना। सही है। यस। ओवरटेक करने का भी ऐसे ही यस। कुछ है। और भी कई सारी चीजें जो लॉज होती हैं, उनका यही मतलब होता है ना, कि कोई चीज ऑपरेट कैसे करती है, काम कैसे करती है। तो मोशन कैसे काम करता है, मतलब मोशन होता ही क्यों है, उसके ही ये लॉज हैं। ठीक है। मोशन कैसे होता है, क्यों होता है, कोई भी चीज क्यों मूव मूव करती है, मोशन में आती है। ठीक है। उसके लिए सारे लॉज हैं, या फिर कहें कि रेस्ट पे रहती है उसके लिए भी। ठीक है। तो अब अगर एक दो क्वेश्चंस पूछें, तो जैसे कि अर्थ मोशन में है या नहीं। यस सर। मोशन में है। है। मोशन में है है तो सर। किस, तो कैसे, किसके, किससे पता चल रहा है कि मोशन में है, यानी कि उसके सराउंडिंग के बेसिस पे पता चल रहा है कि वो मोशन में है, अर्थ के सराउंडिंग से, यस। है ना। यानी कि सन रुका हुआ है यस। बीच में, ऐसा लगता है, अपने सोलर सिस्टम के रेफरेंस में देखें, सोलर सिस्टम से बाहर ना जाएं, तो सन रेस्ट पे है, बाकी प्लैनेट्स भी अपना चल रहे हैं, और अर्थ भी मोशन में है, पता चलता है हम लोगों को, दिन रात भी उसी वजह से होते हैं और साल भी उसी वजह से बदलता है। सही है। क्यों है मोशन में अर्थ, जो है वो मोशन में है ही क्यों, उसका रीजन क्या है मोशन में होने का, क्योंकि लॉ तो यही होगा ना, किस लॉ के हिसाब से अर्थ मोशन में है। बताओ। नहीं पता। किसी को नहीं पता, कोई और बताना चाहेगा। अर्थ सन के अराउंड क्यों घूमती है, किसी को नहीं पता। मैग्नेटिक फील्ड्स। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी की वजह से। किसकी ग्रेविटी, अर्थ की। अर्थ की नहीं, दोनों की, अर्थ की भी और सन की भी, बल्कि एक और चीज है, अदर प्लैनेट्स की भी ग्रेविटी। हम्म क्योंकि बाकी सारे प्लैनेट्स भी कलेक्टिव वे में एक साथ उनको देखें तो वो भी तो काफी सारा मास है ना, बहुत सारा मास है। ग्रेविटी कैसे डेवलप होती है, अर्थ में ग्रेविटी क्यों है, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से अर्थ में ग्रेविटी है, पता है। मास, हर मास में ग्रेविटी होती ही है। ठीक है। तुम लोगों के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, कोई भी मास है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, इन सब से कोई मतलब नहीं है। कोई भी कैसा भी मास है, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। जैसे अगर हम कहें कि ये M1 मास है, ठीक है, तो इसकी भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। ठीक है, चारों तरफ। तो ऐसे ही अर्थ की भी ग्रेविटेशनल फील्ड है,
सन की भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, और सन की थोड़ी ज्यादा है, अर्थ की थोड़ी कम है फील्ड। ठीक है, क्योंकि मास जितना ज्यादा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा। आई बात समझ में? जिसका मास ज्यादा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी ज्यादा। सब सुन रहे हो ना? क्लियर है सबको? यस। यस सर। ठीक है। तो उस बेसिस पे, जैसे कि अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है, मून, तो वो अर्थ और मून की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से है। और मून थोड़ा हल्का है इसलिए वो रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ थोड़ा उससे ज्यादा भारी है, मास ज्यादा है उसका, तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है, तो वो बीच में है, रुका हुआ है। ऐसे ही यही रिस्पेक्ट, यही कंपैरिजन अर्थ और सन के बीच में भी है ना? लेकिन वहां पे सन भारी है तो सन बीच में रुका हुआ है, और अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक है? फोर्स की वजह से। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। आई बात समझ में? ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब बताओ कि हम लोग नीचे क्यों गिर जाते हैं, या कोई भी चीज ड्रॉप होती है तो नीचे क्यों गिरती है? वो भी सबको पता ही होगा, ग्रेविटी की वजह से ही गिरती है। यस सर, ग्रेविटी की वजह से। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो हम लोगों की भी ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, तभी तो हम लोग अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, दूसरे मास की तरफ। ठीक है? और उस हिसाब से तुम्हारा फोन भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी मास है और तुम्हारे अंदर भी मास है। पर होता है क्या? तो ऐसा क्यों नहीं दिखता है? बताओ। अगर दो मास ही आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट के जैसे, तो फिर अगर ये मास तुम हो और तुम्हारा फोन है, एक मास तुम हो एक मास तुम्हारा फोन है, तो फिर तुम्हें अट्रैक्शन क्यों नहीं नजर आता है? क्योंकि तुम दोनों एक बहुत बड़े दूसरे मास के इन्फ्लुएंस में पहले से हो, यानी कि अर्थ। अगर तुम दोनों को स्पेस में ले जाके छोड़ दिया जाए, तुमको और तुम्हारे फोन को, तब वो अट्रैक्शन फोर्स नजर आएगा। तुम्हारा फोन धीरे धीरे तुम्हारी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होगा, तुम भी होगे, पर तुम्हारा मास ज्यादा है तो इसलिए रिलेटिव वे में देखा जाए तो फोन तुम्हारी तरफ आएगा, तुम फोन की तरफ नहीं जाओगे। ठीक है? ऐसा कुछ। या फिर रिवॉल्व करेगा। तो क्या चाहिए किसी भी चीज के चलने के लिए, अर्थ के मोशन में होने के लिए क्या चाहिए था? ग्रेविटी, यानी कि एक तरह का फोर्स। कुछ आई बात समझ में? कोई भी चीज चलने के लिए एक रीजन चाहिए होता है, एक लॉ चाहिए होता है, यानी कि फोर्स है वो रीजन। तो इसीलिए इसको कॉज बोलते हैं, कॉज ऑफ मोशन, मोशन का कारण। क्लियर है? कोई भी चीज इसी कॉज के बेसिस पे चलती है। आई बात समझ में? और इसके फिर ये पूरी तरह से कैसे काम करता है, वही है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है? जैसे मैग्नेट को देखा है सबने, कि मैग्नेट के कोई भी जो आयरन ग्रेन्स हैं वो पास आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? एक फोर्स की वजह से ना। और पास आने लगते हैं इसका मतलब क्या? मोशन में आ जाते हैं ना वो। तो मैग्नेट अगर मूव करवा पाया किसी चीज को, इसका मतलब उसने फोर्स लगाया होगा। कुछ आई बात समझ में? क्लियर है? यस सर। अच्छा, तुम में से किसने पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं जो हो चुके हैं, दो तीन? सिद्धार्थ, तुमने बता दिया था कि तुमने अभी नहीं देखे। आराम, तुमने तो अटेंड किया है। और अमन, तुमने देखे हैं अभी तक कोई लेक्चर पहले वाले? नो सर। तुमने नहीं देखे हैं। ठीक है। तो ये पता है तुम्हें कि कोई चीज पे फोर्स लग रहा है, ये पता कैसे चलेगा? और या फिर ये मोशन और रेस्ट का सिस्टम पता है तुमको, कि कोई चीज मोशन में है तो कैसा दिखता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। एक तो ये चीज है। दूसरा कि मोशन में भी कुछ चेंज आ रहा है, ये कैसे दिखता है? मतलब जैसे कोई बॉडी रुकी हुई थी, अब चलने लगी है, पहले रेस्ट पे थी अब मूविंग है। क्या हुआ होगा? स्टेट ऑफ मोशन बदला होगा, है ना? यस। ठीक है। दूसरी बात, कोई चीज चल रही थी,
स्ट्रेट लाइन पे, अब वो घूमने लगी, तब भी स्टेट ऑफ मोशन बदला होगा। कुछ आई बात समझ में? तो वेलोसिटी में जैसे जैसे चेंज आ सकता है वैसे वैसे स्टेट ऑफ मोशन बदल सकता है। स्टेट ऑफ मोशन मतलब कि वेलोसिटी का चेंज। क्लियर है? और अमन बताओ, वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट में अगर चेंज आए तो वेलोसिटी में चेंज आता है। डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाए, किसके रिस्पेक्ट में? जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में। सॉरी। और डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं, पोजीशन में चेंज, क्योंकि पोजीशन में चेंज को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो तुम या तो बोलो कि डिस्प्लेसमेंट हो या बोलो पोजीशन चेंज हो। डिस्प्लेसमेंट में चेंज होना नहीं बोला जाएगा। क्लियर? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद ही चेंज इन पोजीशन होता है, तो पोजीशन में चेंज आने की वजह से ये हो सकता है। और कैसे कैसे पोजीशन में चेंज आ सकता है किसी चीज के, यानी कि सीधा सीधा हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम अगर साइकिल से चल रहे हो, ठीक है, एक सड़क पे चल रहे हो, तो तुम कैसे कैसे वेलोसिटी को चेंज कर सकते हो अपने साइकिल की? कितने तरीके हैं? स्पीड इंक्रीज करके, स्पीड डिक्रीज करके, हम्म और और भी कोई तरीका है? नो आइडिया। टर्न करके, मुड़ के, क्योंकि स्पीड इंक्रीज करके तुम वैल्यू को इंक्रीज करोगे, स्पीड डिक्रीज करके तुम वैल्यू को डिक्रीज करोगे, स्पीड को डिक्रीज करोगे, है ना? लेकिन वेलोसिटी तो वेक्टर है ना, वेलोसिटी में क्या है? एक और चीज है ना, डायरेक्शन। तो तुम कोई स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज ना करो, सिर्फ टर्न भी ले लो, फिर भी तुमने वेलोसिटी को चेंज कर दिया, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन तो होगी अलग ना, सेम तो नहीं है, दिख रहा है ना साफ साफ। क्लियर? पहले इधर जा रहे थे, अब इधर जा रहे हो। आई बात समझ में? यस। तो तीन तरीके हैं, वेलोसिटी को तीन तरह से चेंज कर सकते थे। तो इसका मतलब स्टेट ऑफ मोशन भी तो ऐसे ही चेंज करेंगे। हमने बोला ना, स्टेट ऑफ मोशन के चेंज होने का मतलब है वेलोसिटी का चेंज होना। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन वेलोसिटी ही है और कुछ नहीं है। अगर वेलोसिटी एक जैसी चल रही है किसी भी चीज की, इसका मतलब उसका स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदल रहा है। वेलोसिटी किसी भी चीज की अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? तो अभी तुम लोगों ने कहा स्पीड इंक्रीज करके, स्पीड डिक्रीज करके, या फिर डायरेक्शन को चेंज करके, या टर्न लेके, जिसको हम बोले, है ना, टर्न। अब जरा ये बात बताओ, तीनों कोई भी बताओ, ठीक है, कि ये काम करते कैसे हैं? अगर हम तुमसे पूछें कि साइकिल की स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, क्या करते हो? पेडल मार के। पैडल तो पहले भी मार रहे थे, जब साइकिल नॉर्मली चल रही है, स्पीड बिना बढ़ाने के लिए भी पैडल मारते ही रहना पड़ेगा वैसे भी। तो ज्यादा एनर्जी लगा के। तो एनर्जी ज्यादा कैसे लगाई जाती है? पहले क्या करोगे? एनर्जी तो बाद में आएगी ना, तुम्हारी कितनी खर्च हुई है, क्या हुआ, उससे पहले क्या? ज्यादा फोर्स लगा के, है ना, एक तरह से देखा जाए तो फोर्स लगा के, क्योंकि एनर्जी या वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स चाहिए ना उसके लिए। क्लियर है? तो ये फोर्स लगा के यस। करते हैं। स्पीड इंक्रीज करेंगे फोर्स लगा के, ठीक है। डिक्रीज करने के लिए क्या चाहिए? डिक्रीज करने के लिए क्या चाहिए? क्या करते हो डिक्रीज करने के लिए, स्पीड कम करने के लिए? ब्रेक मारते हैं। और ब्रेक क्या है? ब्रेक को क्या बोल सकते हो? क्या होता है ब्रेक रिटार्डेशन। लगाने पे? वो उस तरह से एक्सेलरेशन के फॉर्म में तो बोल सकते हैं, पर वैसे करके देखा जाए तो ब्रेक क्या है? ब्रेक मारते हो तो क्या करते हो, उसका मतलब? बॉडी को स्लो करते हैं, मतलब साइकिल को। मतलब बॉडी, देखो, तुम ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है? तुम्हें कुछ फील होता है कि तुम आगे की तरफ बेंड हो रहे हो? क्यों होता है? फोर्स की वजह से ना, ऐसा लगता है ना पीछे से कोई धकेल रहा है,
धक्का दे रहा है, फील होता है थोड़ा सा, क्योंकि ब्रेक से भी तो तुम फोर्स ही लगा रहे हो ना साइकिल पे। जैसे पेडल से फोर्स लगा रहे हो वैसे ब्रेक से भी फोर्स ही लगा रहे हो ना। वो जो ब्रेक शू हैं वो साइकिल के व्हील को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। आई बात समझ में? तो तुम डिक्रीज करने के लिए भी फोर्स का ही तो यूज कर रहे हो। फर्क बस इतना है कि ये पेडल से हो रहा था, ये ब्रेक से हो रहा है। क्लियर है? सब लोग बताओ अगर ये नहीं समझ में आया हो तो, कि ब्रेक से भी हम फोर्स ही लगा रहे हैं अल्टीमेटली, कुछ और नहीं कर रहे हैं। कर रहे थे ना? और यस सर। टर्न करने के लिए क्या करते हैं? मुड़ने के लिए अपने आप मुड़ जाते हैं या कुछ करना पड़ता है? हैंडल घुमाना पड़ता है ना? वो भी फोर्स लगा के ही होगा। बिना फोर्स के हैंडल भी तुम नहीं घुमा सकते हो, रोटेट नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो अल्टीमेटली तुमने जितने भी तरीके बताए हैं स्पीड वेलोसिटी को चेंज करने के, वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों आता है, तो स्पीड को भी चेंज करने के तरीके और वेलोसिटी यानी कि मतलब डायरेक्शन को भी चेंज करने के तरीके, सब में एक चीज कॉमन है, फोर्स लगाना। इसका मतलब है फोर्स की हेल्प से ही हम स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो या नहीं? यस सर। बिना फोर्स के हम स्टेट ऑफ मोशन किसी भी चीज का नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी स्टेट ऑफ मोशन ही है और कुछ नहीं है। ठीक है? स्पीड नहीं है स्टेट ऑफ मोशन, वेलोसिटी है। ठीक? तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? फोर्स की, है ना? और वेलोसिटी चेंज को एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए भी हमको फोर्स की रिक्वायरमेंट है। सही है? एक्सेलरेशन लाने का, प्रोड्यूस करने का मतलब होता है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना। मोशन का स्टेट बदल देना, कि पहले क्या कर रही थी बॉडी, अब क्या कर रही है। जैसे कि तुम अगर साइकिल से सेम स्पीड से एक डायरेक्शन में जा रहे हो, सिंगल डायरेक्शन में जा रहे हो, तो तुम्हारा स्टेट ऑफ मोशन बदल नहीं रहा है। तुमने थोड़ा सा भी टर्न लिया, थोड़ा सा भी लिया, या फिर तुमने थोड़ी सी भी वेलोसिटी मतलब डिक्रीज की स्पीड अपनी या इंक्रीज की, तो तुमने स्टेट ऑफ मोशन बदला। तुम्हें जरूरत पड़ेगी एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन फोर्स प्रोड्यूस करता है टेक्निकली देखा जाए तो, क्योंकि एक्सेलरेशन आ नहीं जाता अपने आप। ठीक है? फोर्स उसका प्रोड्यूसर है, एक्चुअल कॉज है, रीजन है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आया है। ठीक है? अब वो फोर्स कौन लगा रहा है, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकता है। जैसे कि साइकिल की स्पीड बढ़ाने के लिए वो फोर्स लगाने वाले तुम खुद हो। ठीक है? लेकिन बाइक की स्पीड बढ़ाने के लिए फोर्स लगाने वाले तुम नहीं हो, क्योंकि तुम तो बस एक्सेलरेटर को बड़े आराम से घुमा ले रहे हो। उधर तो कुछ ज्यादा ही फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स लगाने वाला है इंजन, तुम नहीं हो। ठीक है? क्योंकि उतना फोर्स ह्यूमन इतनी आसानी से नहीं लगा पाएगा। क्लियर है? वो इंजन लगाता है। अब इंजन चलेगा कैसे ये तुम कंट्रोल जरूर कर रहे हो, उसके कंट्रोलर तुम हो। ठीक है? तो लॉज ऑफ मोशन में जो सारी बातें होने वाली हैं, लॉज ऑफ मोशन वही स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने में, वो सब फोर्स की होगी, जो अभी तक नहीं हुई थी। पिछले वाले यानी कि दो दो चैप्टर्स होते हैं, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और ये सब, इनमें मोशन में फोर्स की कहीं कोई बात नहीं आती है कि क्या हुआ, कैसे फोर्स लगा, किस तरफ लगा, जिसकी वजह से ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है। कोई बॉडी नीचे गिरी तो क्यों गिरी, बस हम देखते हैं कि नीचे गिर रही है, तो हम उसका स्पीड निकाल लें अलग अलग टाइम पे, उसका डिस्टेंस निकाल लें कितना गिरी, वगैरह वगैरह, टाइम निकाल लें, वो सब देखते हैं। ठीक है? लेकिन हम कभी भी ये नहीं देखते हैं कि वो नीचे ही क्यों गिरी और ऐसे ही क्यों जाएगी, ये बातें नहीं करते हैं। प्रोजेक्टाइल में हम पढ़ लेते हैं कि यहां से ऐसे फेंकेंगे तो ये बॉडी ऐसे ना जाके ऐसे जाएगी, क्यों जाएगी इसकी कोई बात नहीं करता है। ठीक है? एक्चुअल केस में मतलब करते हैं, एक्सेलरेशन के फॉर्म में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, रीजन क्यों ऐसा हुआ वो नहीं करते हैं। ठीक है? वो इसमें करेंगे, वो सारी बातें इसमें होंगी। क्लियर हो सब? तो इसमें सब कुछ फोर्स के बारे में। ठीक? कुछ डाउट यहां तक किसी को कुछ पूछना है? सब क्लियर होता चल रहा है? सिद्धार्थ, अमन, आरम? यस सर क्लियर है। यस। आरम क्लियर है ना? क्लियर है। ठीक है, अब आगे चलें थोड़ा। अगर ये फोर्स की ही सारी बातें हैं,
तो फिर धीरे धीरे करके हम फोर्स को Yes, जानते sir. हैं। फोर्स को थोड़ा समझने की जरूरत है फिर कि फोर्स क्या है, कैसे काम करता है, कैसे लगता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग में इसमें वैसे करके देखें, दिस शोज दैट एक्सटर्नल agencies, example gravitation, magnetic force, can exert force on a body even from a distance। अब यहाँ दो बातें आती हैं। एक तो हम टच करके किसी चीज पे फोर्स लगाएं और एक बिना टच के लगा दें, है ना। जैसे हम लोग अगर किसी चीज पे फोर्स लगाएं तो हम लोगों को उसको टच करने की जरूरत पड़ती है, जनरली पड़ती है ना, फिजिकली वहां पे होना जरूरी है। जैसे कि तुम वहां बैठ के यहाँ पे फोर्स नहीं लगा सकते हो ना, ऐसा कुछ। तो फिजिकली वहां होना जरूरी है, तुम्हारी बॉडी को वहां होना जरूरी है, तुम्हारे हाथ को वहां तक पहुंचना जरूरी है, या फिर हाथ में कोई चीज है उसको वहां तक पहुंचना जरूरी है। कुछ तो टच होगा ना, उसके बाद फोर्स लगेगा। लेकिन अगर बिना कुछ भी टच हुए, बिना कोई दिखने वाली चीज टच हुए कम से कम फोर्स लगता है, वो डिफरेंट तरह के फोर्सेस होते हैं। जैसे कि वही अभी जो बातें हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तुम्हें दिखता है क्या कि कोई रस्सी बंधी है तुम्हारे में, जिसकी वजह से तुम अर्थ की तरफ खींचे चले आ रहे हो, या कोई उधर से धक्का दे रहा है, ऐसा कुछ तो दिखता नहीं है ना। कोई विजिबल या टचेबल कोई चीज तो है नहीं। तो ये सारे फोर्सेस कैसे हैं, ग्रेविटेशनल या फिर मैग्नेटिक। मैग्नेट में भी दूर से ही मैग्नेट फोर्स लगा देता है। तो एक तो ये चीज हो गई कि दो दो इस तरह में दो तरह के फोर्स हो सकते हैं। एक तो तुम्हें यहाँ पे होना जरूरी है यानी कि फिजिकल, और एक विदाउट फिजिकल टच के हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो उसके आगे और अगर हम देखें कि अगर ठीक है फोर्स रिक्वायर्ड है, तो तुमने मान लो ब्रेक्स लगाए भी, या तुमने पेडल मारा भी ज्यादा, तो तुमने फोर्स लगाया, इस वजह से साइकिल आगे गई, है ना। हम लोग ये कह रहे हैं, या तुम और साइकिल मिला के दोनों लोग आगे गए। और बाइक भी जो चलती है उसका रीजन है इंजन, है ना, या कार जो चलती है उसका रीजन है इंजन। इंजन फोर्स लगा रहा है, सही है। अमन कुछ क्वेश्चन तुमने पूछा है, अमन क्वेश्चन अभी चैट पे। नो सर। तो ये अमन कौन है? तुम ग्रुप में हो अमन, जिस ग्रुप में जो हमने ग्रुप बनाया है? हाँ सर। तो फिर ये अमन कौन है? अभी मैसेज किसने किया है, तुमने नहीं किया है? हाँ हाँ हाँ। हाँ वही तो कह रहे हैं, डाउट्स थे ना तुमने पूछ रहे हो। हाँ। तो ये डाउट्स तुम्हें कैसे पूछने हैं, कभी कभी पूछने हैं या रेगुलर बेसिस पे पूछने हैं? रेगुलर कभी कभी मतलब। कभी कभी मतलब फिर भी हफ्ते में एक बार ऐसे, बेसिक तौर पे। हफ्ते में एक दो बार बस। वो तो फ्री है, उसके लिए कोई वो नहीं है। उसके लिए तुम्हें बैच भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें सिर्फ डाउट क्लियर करना है अपना तो तुम डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछो, हम बता देंगे, डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके सर। उसके लिए कोई वो नहीं है। तो तुम बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते हो? नहीं सर, वही पूछ रहा था इसी बस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मर्जी, मैंने बता दिया। ठीक है, आगे ओके देखें, सर। फिलहाल अभी चलते हैं इस पे। तो यहाँ पे मोशन की जो बात आ रही है उसमें हम लोग कह रहे हैं, सब लोग इस बात का जवाब देना और थोड़ा सोचना भी। कार चल रही है तो उसका रीजन क्या क्या है, तुम लोग क्या क्या समझ रहे हो कि एक कार के चलने के रीजन के पीछे क्या क्या चीज है, बताओ जरा। कार या कोई भी व्हीकल, बाइक या कार ऐसे कुछ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चीजें गिनवा सकते हो ना, तीन चार पांच, जो भी उनको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ह्यूमन को भी तुम गिना सकते हो कि ठीक है ह्यूमन जो अपना कुछ कर रहा है उस वजह से वो चीज चल रही है, वगैरह वगैरह, इंजन विंजन जो भी है, जितनी भी चीजें दिमाग में आ रही हैं वो जरा हमको एक बार बताओ। ठीक है, बताओ। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए, आवाज़ थोड़ा ब्रेक हो गया था। हम कह रहे हैं कि एक कार या बाइक कोई अगर चल रही है तो उसके चलने के पीछे रीजन क्या क्या है। जैसे अभी बात हो रही है ना, मोशन के सर पीछे रीजन होता है। सर स्पीड। नहीं, फो, स्पीड तो उसके चलने फोर्स को सर। दिखाता है सिर्फ। फोर्स मतलब कितना फोर्स लग रहा है उस पे। फोर्स है रीजन, ठीक है, तो फोर्स
फोर्स के पीछे और अगर हम जाएं कि कौन कौन लगा रहा होगा उसके ऊपर फोर्स जिसकी वजह से वो चल रही है कार, तो वो बताओ जरा, कौन कौन से फोर्सेस की वजह से कार चल रही होगी, या कौन से फोर्स की वजह से कार चल रही होगी? कौन लगा रहा है? इंजन लगा रहा है? सर फ्रिक्शन। किसने कहा? सर मैंने सर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। यानी कि वो फ्रिक्शन की वजह से चल पा रही है। इसमें बाकी सबका क्या कहना है? फ्रिक्शन तो अंदर नहीं बाहर की बात हो रही है ना, टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन तुम कह रहे हो सिद्धार्थ। यस सर, यस सर। तो बाकी सबका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? कोई कुछ कहना चाहता है? सिद्धार्थ सही कह रहा है या गलत? कोई कुछ नहीं कहना चाहेगा? आरम, अमन, कुछ बता दो। नहीं सर, नहीं पता इसके बारे में कुछ। कुछ आइडिया नहीं है? नहीं, हम अभी वैसे पूछ रहे हैं अच्छा, कि तुम लोगों के दिमाग में क्या क्या चीजें आ रही है जिस वजह से एक कार चल रही होगी, कार या बाइक, जो तुम लोग जिससे फैमिलियर हो वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर कैजुअली तो फोर्स की वजह से चलेगा। फोर्स हाँ वही, कौन कौन से कहाँ से लग रहे होंगे ये हम अगर पूछें तो। फोर्स इंजन से लगेगा मतलब। अगर हम एक बाइक या कार की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंजन यानी कि चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक कार को, यस। और हम लोगों के चलने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? हम लोगों की खुद की एनर्जी, है ना? यस सर। सब लोग इससे अग्री कर रहे हैं? यस यस सर। यस। पक्का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बात बताओ, जब हम लोगों को ऊपर से छोड़ दिया जाता है, जब हम लोग गिर रहे होते हैं, ऊपर से जैसे हम लोग को ड्रॉप कर दिया गया, छत से गिर गए मान लो हम लोग, और गिर रहे हैं काफी ऊंची छत से, या मान लो प्लेन से गिर गए, तो बीच रास्ते में, मतलब ऊपर से नीचे गिरने के प्रोसेस में, तुम्हारे अंदर की एनर्जी क्या काम आती है तुम्हारे? सोच के देखो जरा। अपना मास और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच में अट्रैक्शन होता है सर। नहीं, वो तो नीचे गिर रहे हो, तुम्हें रुकना है मान लो, तुम्हें गिरना नहीं है, या थोड़ा अपने गिरने को स्लो करना है, काफी स्लो करना है, ताकि तुम गिरो तो इम्पैक्ट कम हो और तुम बच जाओ। तो उसके लिए तुम्हारे अंदर की एनर्जी, तुम्हारा हाथ पैर मारना, हाथ पैर चलाना, इधर उधर कुछ काम आता है क्या? नहीं सर, उसके लिए तो अपना नो सर। मास डिक्रीज करना पड़ेगा। वो तो रास्ते में हो नहीं जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब अपने अंदर कोई एनर्जी काम नहीं आती। तो अभी जो हमने बोला कि एक फोर्स रिक्वायर्ड है किसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, है ना? स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए ये फोर्स इंटरनल नहीं हो सकता। जिस बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है उसका खुद का फोर्स ये काम नहीं कर पाएगा। इंटरनल फोर्स, उसके अंदर का फोर्स ये काम नहीं कर पाएगा। कुछ आई बात समझ में? यस। क्या चाहिए? एक बाहर का फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। हमें अंदर से कोई मतलब ही नहीं है। और सिद्धार्थ ने सही कहा कि कार में कुछ भी लगा दो, अगर बाहर से कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से जिस फोर्स की वजह से तुम मूव कर सकते हो, तो फिर तुम नहीं मूव कर सकते हो। जैसे इसको ऐसे ही सिंपली समझ सकते हो कि तुम कह रहे हो कि तुम चलते हो अपनी एनर्जी की वजह से, तुम पैदल पैदल जो चलते हो, स्टेप रखते हो, आगे बढ़ते हो, वो अपनी एनर्जी की वजह से। लेकिन वहीं अगर बहुत स्लिपरी सरफेस होती है तो तुम क्यों ठीक से नहीं चल पाते हो? और वो सरफेस बहुत ज्यादा स्लिपरी होगी तो फिर क्यों नहीं चल पाओगे? वहीं पे क्यों रह जाता है पर्सन? जितना भी वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है वो हल्के फुल्के फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। तो क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स हो गया ना ये, तो फिर तुम्हारे अंदर का फोर्स, अंदर की एनर्जी तो सारी बेमायने हो गई। कुछ आई बात समझ में? ये चक्कर है। इंटरनल फोर्स का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने से कोई मतलब नहीं है। तुम कितना भी फोर्स लगा लो अंदर से, कुछ नहीं होने वाला। तुम हाथ पैर चलाओगे अगर गिरते टाइम, तो फोर्स तो लगा रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है? हाँ पड़ेगा, अगर तुम हेल्प लो किसी दूसरे फोर्स की। तो प्लेन कैसे उड़ता है फिर ऊपर? प्लेन में तो वो हेलीकॉप्टर जैसे वो वाले विंग भी नहीं होते हैं जो घूम रहे हो, वो कैसे ऊपर उड़ रहा है? प्लेन ऊपर जाता ही कैसे, उठ कैसे जाता है? ये पता है किसी को? उसमें कौन सा फोर्स है?
नहीं पता सर। किसी को नहीं पता? उसमें भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, थ्रस्ट है, एयर का प्रेशर है, एयर प्रेशर। हम्म प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है और कुछ नहीं। नीचे से एयर ज्यादा, ऊपर से एयर कम। तो नीचे से अगर एयर ज्यादा है और ऊपर से कम है तो एयर नीचे से ऊपर जाना चाहेगी, जिसकी हेल्प से प्लेन भी साथ साथ में ऊपर चला जाता है। कुछ आई बात समझ में? जैसे अगर तुम रोड पे हो, रोड के साइड में खड़े हो, एक बहुत तेज कार निकले तुम्हारे सामने से, तो अगल बगल के रखे हुए वो जो कागज वगैरह हैं या छोड़ हल्की चीजें हैं वो उड़ के उधर जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एयर उधर जाती है। अचानक से उसके कार के निकलने की वजह से उस जगह की एयर हट जाती है, खाली हो जाती है, वो जगह स्पेस खाली हो जाता है, बड़ी जल्दी से खाली हो जाता है। तो उतनी ही जल्दी से उस स्पेस को फिल करने के लिए एयर वहां जाती है, और उसकी वजह से वो हल्की फुल्की जो चीजें उसके रास्ते में आती हैं उसको साथ में लेके ही चली जाती है। यानी कि जैसे वही पेपर वगैरह या छोटी मोटी चीजें। ठीक है? और वही अगर ज्यादा तेजी से एयर हिट करती है तो तुम ऊपर भी उड़ सकते हो, जैसे प्लेन होता है। प्लेन का डिजाइन ऐसा होता है जो उसको ऊपर उठा सकता है। ठीक है? और उसकी स्पीड की वजह से वो एयर को खुद को रेजिस्ट करने पे मजबूर कर देता है। तुम चलते हो बाइक से तो हवा लगती है ना खूब तेज, जितना स्पीड बढ़ाते हो उतनी तेज हवा लगती है, ऐसा लगता है ना रोक रही है हवा। और वही अगर तुम थोड़ा टिल्ट हो जाओ तो तुमको उठा देगी हवा। बात ये है, तुम अगर ऐसे चल रहे हो तो तुम मतलब तुम ऐसे हो, ठीक है, ये तुम्हारी बॉडी है मान लो, नहीं ऐसे है बॉडी, तुम ऐसे जा रहे हो, तो तुम ऐसे ना जाओ, तुम बॉडी को ऐसे कर लो थोड़ा लीन, और तब ऐसे चलो सीधा। तो ये वाला पर्सन थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और ये वाला नहीं, क्योंकि इसको सामने से फोर्स फील हो रहा है एयर का। एयर बिल्कुल ऑपोजिट फोर्स लगाती है जैसे कि फ्रिक्शन लगाता है। तो यहां से ऑपोजिट फोर्स लगेगा, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और ये इस बॉडी को उठा देगा। कुछ आई बात समझ में? क्लियर है सबको कि वहां भी एक फोर्स है, एयर का फोर्स या एयर फ्रिक्शन, जो कि प्लेन को लिफ्ट करने में हेल्प कर रहा है। क्लियर है? ठीक। आयुष्मान, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। इस यस चैप्टर का सर। थोड़ा बहुत पहले से पता होगा। सॉरी सर फॉर लेट। कोई बात नहीं, बाद में तुम लेक्चर कितना यस बचा है वो देख सकते हो। ये इस चैप्टर का थोड़ा बहुत पता है क्या है इसमें? यस यस। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे जा चुके हैं और थोड़ा उसमें आगे चलेंगे, तो तुम वहां से सुनना, ठीक है? और कुछ पूछना हो तो पूछना। सबको आ गया समझ में कि हर चीज के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, इंटरनल से काम नहीं चलने वाला। हम्म अब ये इनर्शिया का क्या चक्कर है, ये बताओ पहले। इनर्शिया किसको किसको पता है कि क्या होता है, किस चीज को इनर्शिया बोलते हैं? बॉडी की टेंडेंसी अपने पोजीशन में मोशन में रहने की, उसको इनर्शिया बोलते हैं। मोशन में रहने की। यस। और कोई कुछ बताएगा? हम कह रहे हैं कि कोई बॉडी मोशन में थी, मोशन में है, फिर भी उसमें इनर्शिया नहीं है, मतलब कम हो गया है, तो फिर जबकि वो बॉडी मोशन में है, मोशन में रह रही है। और कोई कुछ बताएगा इनर्शिया का मतलब? या अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है। हम्म आयुष्मान, तुम बोल रहे हो? अगर बॉडी आवाज कट यस रही है सर कोई बहुत ज्यादा। बॉडी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है। तुम लीव करके फिर से रीजॉइन करो। सर मतलब कोई बॉडी। So physical fo- हम्म so आयुष्मान, physical force हाँ बोलो। so physical force जो कि सर चीजों को सर moving I mean sir moving in the direction they are traveling के लिए सर वो रखती है, तो वो फिजिकल फोर्स responsible इनर्शिया है? for moving in the direction. तो वो इनर्शिया है, वो फिजिकल फोर्स या फिर? Yes सर एक तरीके। और कोई?
और कोई कुछ बताना चाहेगा कि इनर्शिया क्या होता है, या नई आइडिया है किसी को, कोई बता सकता है कि नई आइडिया उतना, तो फिर हम आगे बताएंगे। बताओ। नहीं पता, आगे चलें। देखो, तो इनर्शिया फिलहाल यहाँ पे जो है, हम जो अभी फिजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं उसमें इनर्शिया मास को बोलते हैं। आई बात समझ में? आयुष्मान, तुम कुछ बता रहे थे इनर्शिया के बारे में, अब बोलो। ये जैसे कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है हम्म तो वो रेस्ट पे लगेगी जब तक कोई अनवेलनेस फोर्स ना लगे उस पे। मतलब वो स्टेट ऑफ मैटर ना चेंज हो जब तक कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। हाँ, स्टेट ऑफ मोशन चेंज ना हो जब तक, ठीक यस है। सर। और जब तक नहीं, क्या इनर्शिया फिर क्या हो गई, वो प्रॉपर्टी हो गई ना बॉडी की, जो यस सर। ये और डिफाइन कर रही इनर्शिया है। सर, यस सर, हम्म इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है। मतलब सर मतलब कि उसको अज्यूम किया जा सकता है। हम्म तो एक तरह की हाइपोथेटिकल चीज भी बोल सकते हो, है ना। यस सर। अब जैसे कोई स्टूडेंट है क्लास में, कई बार ऐसा हुआ होगा, एक ना एक बार तो जरूर हुआ होगा पूरी लाइफ में जब तक से तुम लोग पढ़ रहे हो। अभी स्कूल बंद हुए हैं, पहले तो चलते थे। तो कभी ऐसा हुआ है, तुम डेली जिस सीट पे बैठते हो वहां कोई और बैठा है और तुम उनको कह रहे हो कि तुम अपनी सीट पे जाके बैठो, और वो नहीं जा रहा, हुआ है? हम्म यस। बताओ, हुआ है ना। तो इसी इसी चीज को इनर्शिया बोलते हैं कि वो नहीं जाना चाह रहा है, वो अपनी सीट नहीं चेंज करना चाह रहा है। यहां पे क्या बात है कि कोई बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज करना चाह रही है, ठीक है, वो इनर्शिया हो जाएगा। लेकिन ये यहां पे जो इनर्शिया की बात होगी वो होगा मैकेनिकल इनर्शिया या फिर फिजिकल इनर्शिया। अभी नेक्स्ट ईयर तुम लोगों को एक और टाइप के इनर्शिया के बारे में पता चलेगा जिसको हम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो होते हैं अलग अलग तरह के। मेन मैटर ये कि कोई बॉडी अपना स्टेट ना चेंज करना चाहे, जैसा है वैसा रहना चाहे, वो प्रॉपर्टी इनर्शिया है। आई बात समझ में? क्लियर है ना। यस सर। जैसे किसी मास को मूव करने के लिए तुम्हें फोर्स क्यों लगाना पड़ता है? उसके इनर्शिया की वजह से। अगर वो अपोज ना करे तो फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए रिलेटिवली। जैसे कि अगर 1 kg की एक बॉल है और एक 100 ग्राम की बॉल है, दोनों को सेम स्पीड देने के लिए, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड पे फेंकने के लिए, किसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा? तो भारी वाली में। ये 1 kg वाले में। तो यस सर। किसने फोर्स ज्यादा की रिक्वायरमेंट मतलब शो की है? 1 kg बॉल ने। इसका मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा है ना, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने में ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा है। और तुमने क्यों बोला? क्योंकि ये फील किया हुआ है, ये खुद से ही करके चेक किया हुआ है कि भारी चीज को फेंकने में ज्यादा फोर्स लगता है। इसका मतलब इनर्शिया किस वजह से है यहाँ पे? मास रिस्पॉन्सिबल हो गया ना फिर इनर्शिया के लिए। कुछ आई बात समझ में? एक्चुअली में मास को ही इनर्शिया बोलते हैं। क्लियर है? सारी प्रॉब्लम यही है, सारे जो फोर्स लगाने पड़ते हैं कुछ करवाने के लिए वो मास की वजह से है। हम फिजिकल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। लेकिन वहां पे क्यों था? जो स्टूडेंट नहीं उठ के दूसरी जगह जा रहा था, तुम्हारा फ्रेंड या नॉन फ्रेंड जो भी, वो दूसरी जगह क्यों नहीं जा रहा था? वो तो अपने मास की वजह से नहीं ऐसा कर सकता। ये तो दूसरा सेंस है। वो इनर्शिया साइकोलॉजिकल इनर्शिया था। हम्म साइकोलॉजिकली वो सीट से चिपक गया था और वो अब उस सीट को नहीं छोड़ना चाह रहा था। आई बात समझ में? क्लियर है? तो यस सर। फिजिकल सिस्टम में जितना भी हम लोग यहाँ मोशन वोशन की बात करते हैं ना, वो सारा फिजिकल सिस्टम है। फिजिकल मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, जो चीजें देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब फिजिकल है, ठीक है। फिजिकल या मैकेनिकल एक ही वर्ड के दो तरह के वो है, सिनोनिम टाइप समझ सकते हो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है।
तो इनर्शिया मास को ही बोल रहे हैं हम यहां पे, ठीक है। तो इनर्शिया क्या हो गया, मास। इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम, ये ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है। ऐसे भी देख सकते हो, F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, तो मास अगर ज्यादा तो मतलब फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। आई बात समझ में? जैसे कि साइकिल को पेडल मार के स्पीड अप करने के लिए जितना फोर्स चाहिए उससे ज्यादा चाहिए होगा अगर वो बाइक में पेडल लगा दिया जाए तो, क्योंकि बाइक का मास साइकिल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो मास ज्यादा है तो फोर्स की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हुआ? एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट उसका स्टेट ऑफ मोशन बदलने को। तो बॉडी की कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उसका स्टेट ऑफ मोशन या फिर कोई भी स्टेट चेंज नहीं होने देना चाहती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग सोते हैं तो सोते रहना चाहते हैं, ठीक है, मन नहीं करता उठने का, तो वो भी इनर्शिया का ही एक पार्ट है। क्लियर? बस वो साइकोलॉजिकल इनर्शिया है, मेंटल इनर्शिया है, ठीक है। बॉडी लेवल पे भी है, लेकिन बॉडी लेवल पे वो इनर्शिया फिर भी कई लोगों का टूट जाता है कि चलो जबरदस्ती पापा हैं घर पे, उठा दिया। लेकिन तुम जा भी रहे हो, कुछ कर भी रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग सो ही रहा है, ब्रश भी चल रहा है तो दिमाग सो रहा है। साइकोलॉजिकली तुम अभी इनर्शिया में हो, मतलब अपने स्टेट में हो, उठे नहीं हो तुम, ठीक है। आ गया सबको समझ में? इनर्शिया क्या चीज है? स्टेट ऑफ मोशन अक्वायर रखने की प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदलना चाहती। कोई सीधा चल रहा है वो सीधा चलना चाहेगा, कोई रुका हुआ है वो रुका रुका रहना चाहेगा, ये चीज है। वेलोसिटी ना चेंज करने की प्रॉपर्टी, वेलोसिटी चेंज करने का मतलब स्टेट ऑफ चेंज करना ना, यानी कि कोई बॉडी सीधा चल रही है तो मुड़ना नहीं चाहती। तुम अगर फोर्स लगा के किसी साइकिल को ना मोड़ो तो सीधा ही चलती रहेगी ना, वो फोर्स लगा के बेंड करना पड़ता है ना, वही चीज है। कोई भी चीज को, कार में स्टेयरिंग घुमाना पड़ता है, बाइक में हैंडल घुमाना पड़ता है, जो भी है, तुम फोर्स लगा के किसी चीज को मोड़ोगे, ठीक है। आ गया सबको समझ में? कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। है किसी को कुछ डाउट? नो सर। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टार्ट हुई थी बात लॉज ऑफ मोशन की, कि ये फोर्स के ही सारे लॉज हैं, फोर्स के बारे में ही हैं, तो हम इसके फोर्स के ही आसपास घुमाएंगे इसको। तो फर्स्ट वाला जो लॉ है, न्यूटन के लॉज हैं ये सारे, पता है सबको। तीन लॉज हैं, कौन कौन से हैं वो तीन लॉज? थ्री लॉज ऑफ फोर्स, ये लॉज ऑफ मोशन। बताओ, किसी को पता है ये तीनों लॉ न्यूटन वाले? फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है? ये तो नाइन्थ में ही पढ़ाया जाता है। कोई यस। बताना बताना चाहे बता सकता है कोई। फर्स्ट लॉ क्या है न्यूटन? कोई भी बॉडी अपने मोशन में रहना मतलब रेस्ट में रहना चाहिए अनटिल एंड अनलेस अगर हम लोग उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना ऐड करें। यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे जीरो हो जाए तो वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगी, है ना, वो इनर्शिया में रहेगी। सही है? तो यही क्या चीज है, फर्स्ट लॉ। क्लियर है सबको? एक बॉडी इनर्शिया में है मींस अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर रही है, और उसका रीजन क्या होता है कि नहीं चेंज कर रही है? क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। आई बात समझ में? तो और ये भी एक्सटर्नल फोर्स में एक चीज और है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग अगर अभी बैठे हो, या खुद को छोड़ दो, तुम्हारे सामने कुछ रखा हुआ है अगल बगल, टेबल वेबल कुछ है? टेबल तो होगा। यस। यस सर। यस तो वो सर। टेबल रेस्ट पे है? तुम अपने रूम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बता सकते हो यस सर। रेस्ट पे है, यस ठीक है। सर। तो टेबल अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब है कि वो भी अपना स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज कर रहा है। यस सर। तो यस सर। उसके ऊपर भी एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, यस सर। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। सही है ना? यस। लेकिन ठीक से सोच के बताओ कि उसके ऊपर सच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नली, मतलब उसके अपने अंदर के मॉलिक्यूल लगा रहे होंगे वो अलग बात है, बाहर से उसकी खुद की बॉडी ना लगा रही हो बस। तो उस टेबल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस टाइम, अभी जो तुम देख रहे हो, गौर से देखना उसको।
लग रही है सर, कुछ कौन सा? कुछ चीजें रखी हैं ऊपर तो फोर्स लगा रही होंगी। कुछ चीजें ऊपर रखी हैं वो फोर्स लगा रही होंगी। क्यों लगाएंगी ऊपर रखी हुई चीजें फोर्स? किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से सर। हाँ, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि वो जो चीजें ऊपर रखी हैं वो नीचे जाना चाहती हैं, लेकिन ये टेबल की सरफेस उसको रोक रही है नीचे जाने से, तो फोर्स लगा के ही तो रोकेगी ना। यस तो सर। ठीक है, एक तो ये फोर्स लग रहा है, और भी कुछ है। अगर कुछ ना भी रखें उसके ऊपर, मान लो सारी चीजें हटा दें, तब सर फिर भी लगेगी सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो। एक ग्रेविटेशन फोर्स किसी भी मास में तो लगेगा ही लगेगा। और जो भी चीजें तुम देख सकते हो, गौर से तुम्हें नजर आ रही है क्लियरली, फिजिकल है, जो चीजें छू सकते हो देख सकते हो, उनमें मास तो होता ही है। तो इसका मतलब एक ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा। और और कोई दिख रहा है? चलो और बाद में देखेंगे, लेकिन इतना तो दिखा ना कि हाँ, फोर्सेस तो लग रहे हैं। फिर वो कैसे रेस्ट पे है और अपना स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज नहीं कर रही है, अब ये बताओ। और ये फोर्स तो एक्सटर्नली थे ना, क्योंकि उस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है mg, वो भी अर्थ लगा रही है, उसकी खुद की बॉडी नहीं लगा रही उसके ऊपर। क्लियर है? उसमें अंदर से कुछ नहीं लग रहा है वो फोर्स। यस सर। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। जो ऊपर सामान रखा है वो भी एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है? तो कई सारे हैं और भी होंगे, पता नहीं, अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि एक्सटर्नल फोर्सेस तो उसमें दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं हमें साफ साफ, तो फिर कैसे वो, और रेस्ट पे भी नजर आ रही है वो, इसका मतलब स्टेट ऑफ मोशन तो उसका नहीं बदल रहा है। तो ये दोनों बातें ट्रू हैं, तो फिर फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन तो गलत है। फिर हम अपनी आंखों पे विश्वास करें कि न्यूटन पे विश्वास करें? न्यूटन पे। आंखों पे ना करें, आंखों पे भी करना चाहिए ना। सर हम्म सर जैसे कि जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं रेस्ट पे, वो हम्म। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। नहीं, यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई चक्कर नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी तुम रह के देखो या जैसे भी देखो, कहीं और से भी देखोगे, तो फिलहाल उस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, जीरो तो नहीं है। मतलब एक्सटर्नल यस। फोर्स लग रहे हैं, कई सारे लग रहे यस। हैं, साफ दिख गया, सबको दिख गया, हमने पूछा, तुम लोगों ने बताया और सही बताया। वो सब एक्सटर्नल फोर्स हैं एक्चुअली जो उस पे लग रहे हैं। वो टेबल यस को भी सर। हटा दो, तुम खुद को भी देखो, तो तुम्हारे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं। mg लग रहा है तुम्हारा डाउनवर्ड, तभी तो तुम बैठ पा रहे हो ना जहां भी बैठे हो, चेयर पे, बेड पे, यस सर। सोफा पे। बैठ क्यों पा रहे हो? इसीलिए क्योंकि एक mg है। नहीं तो देखा है किसी ने स्पेस क्राफ्ट में या फिर किसी ने रॉकेट में, जो स्पेस में जाते हैं, जब वो स्पेस में पहुंच जाते हैं, तब देखा है एस्ट्रोनॉट्स बैठ पाते हैं क्या एक जगह पे? नो सर। नहीं बैठ पाते, फ्लोट कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं। तो हम लोग कैसे बैठ पा रहे हैं? क्योंकि एक mg है नीचे की तरफ, तो बैठ पा रहे हैं। आई बात समझ में? तो एक्सटर्नल फोर्स तो है, फिर कैसे वो, और वो रेस्ट पे भी है, ये भी दिख रहा है, इसमें भी कहीं कुछ डाउट नहीं है, और फैक्ट है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। तो पता है यहाँ गलती क्या है? किसी को आइडेंटिफाई नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या है? हमारे देखने में प्रॉब्लम है। मतलब ये नहीं कि हम गलत देख रहे हैं, कुछ कम देख रहे हैं। और जरा देखो क्या है, तुम खुद को ही देख लो, तुम्हारे ऊपर mg लग रहा है, और क्या लग रहा है? और कोई फोर्स दिख रहा है तुमको जो अपने ऊपर लग रहा हो? बताओ सब लोग। एयर प्रेशर सर। एयर प्रेशर सिर्फ तब ज्यादा लगेगा जब आसपास तुम चलो, मूव करो, क्योंकि वो अपने आप कम ही लगता है। ठीक है? थोड़ा बहुत लग रहा है ऊपर से, पर ठीक है, चलो उसको भी ले लेते हैं। ऊपर से एयर प्रेशर थोड़ा बहुत लग रहा है, ऊपर से क्या, नीचे से लग रहा होगा, क्योंकि नीचे की एयर जो है, नीचे की लेयर की, वो थोड़ी हैवी है, ऊपर हल्की होती है। तो नीचे से ऊपर की तरफ हल्का सा, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इतनी दूर की एयर में प्रेशर का डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होता है। ठीक है? और किसी को कुछ नजर आ रहा है? तुम लोग जिस भी चीज पे बैठे हो, वो चीज तुम्हारे ऊपर, ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगा रही है। और नहीं लगा रही है तो बैठे बैठे दर्द कैसे होने लगता है थोड़ी देर में, कमर में और वैसे पीठ में? सोचो, चेयर पे बैठे हो तो चेयर ऊपर की तरफ तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं लगा रही है, या फिर बेड या सर सोफा? सर
सरफेस से लग रहा है ना एक फोर्स जिस पे भी तुम बैठे हो। सरफेस टेंशन से। टेंशन नहीं बोलेंगे उसको, नॉर्मल नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स होता है वो। ठीक है, जो सरफेस से एक बॉडी पे लगता है उसको रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये फोर्स बोलते हैं, उसका नाम है। ठीक है, तो ठीक। तुम रुके हुए हो ना, तुम लोग तो रेस्ट पे हो ना, अपने रूम के रेफरेंस में, रूम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रुके हो ना, रेस्ट पे हो। तो तुम लोग रेस्ट पे हो और तुम्हारे ऊपर दो फोर्सेस तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ये मान लो तुम हो, नीचे mg लग रहा है, और जिस सरफेस पे तुम बैठे हो उस सरफेस से ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, यही वाला, वही। ठीक है, लग रहा है ना, सबको पता चला ये रिएक्शन फोर्स कौन सा वाला फोर्स है, रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, जो भी। पता चला ना कौन सा फोर्स है ये। यस सर। जिसको ना पता चला हो बता सकता है। तो नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स लग रहा है। अब बताओ, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, या ऐसे ही समझ लो, एक बॉक्स है, तुम और तुम्हारा फ्रेंड, तुम इधर खींच रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड इस तरफ मतलब उसको खींच रहा है, ये तुम हो यू, और ये तुम्हारे फ्रेंड का फोर्स है, फ्रेंड का फोर्स, और दोनों ऐसे ऑपोजिट खींच रहे हो, और अगर ये दोनों फोर्स बराबर हैं, तुम और तुम्हारा फ्रेंड सेम फोर्स से खींच रहे हो, तो क्या ये बॉक्स कहीं जाएगा? नहीं। रेस्ट पे रहेगा ना। लेकिन तुम दोनों तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, फिर क्यों रेस्ट पे रहेगा? हम्म, क्योंकि पता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी मोशन नहीं होता है। यहाँ एक और करेक्शन है, जैसे एक एक करके करेक्शन हो रहा है, समझ रहे हो ना। पहले हम लोगों ने देखा स्टेट ऑफ मोशन बदलता है फोर्स की वजह से, फिर पता चला नहीं नहीं, सारे फोर्स की वजह से नहीं बदलता है, एक्सटर्नल यानी कि उस बॉडी से बाहर की तरफ से कोई फोर्स लगेगा तब बदलेगा स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अब पता चल रहा है कि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी नहीं बदलता है, तो अब क्या बचा पता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये कंप्लीट डेफिनेशन है। नेट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स है क्या, यहां पे क्यों नहीं ये बॉडी शिफ्ट हो रही है? क्योंकि तुम दोनों का फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है। कुछ आई बात समझ में? जिस फोर्स से तुम राइट शिफ्ट खींच रहे हो या फिर पुश या पुल कर रहे हो, उसी फोर्स से तुम्हारा फ्रेंड लेफ्ट पुल कर रहा है, कैंसल हो जा रहा है ना तुम दोनों का फोर्स। यही तो रीजन है कि ये बॉडी रेस्ट पे है। उसी तरह से जिस फोर्स से ग्रेविटी तुमको पुश कर रही है, ओ सॉरी पुल कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ, mg फोर्स, उसी फोर्स से वो तुम्हारा जो चेयर है या सोफा है या बेड है, जो भी है, वो जो सरफेस है, सेम वही फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है, पुश कर रही है तुमको उसी फोर्स से। हम्म, इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर दे रहे हैं, और नेट फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जा रहा है इस बॉडी पे। तो क्या डेफिनेशन हुई? नेट एक्सटर्नल फोर्स, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स नहीं। आई बात समझ में? किसको क्लियर नहीं हुआ है बता दो। हो गया क्लियर सर। सबको, सब लोग पूरी श्योरिटी से कह सकते हैं? सर एक बार और बता दो सर, समझी में। क्या, कहां से, कुछ बताओगे? सर वही नेट फोर्स वाला। एक बॉक्स है, तुम नेचुरली बताओ, तुम इस तरफ खींच रहे हो और तुम्हारा एक फ्रेंड दूसरी तरफ खींच रहा है, एग्जैक्टली तुमसे ऑपोजिट खींच रहा है। ठीक है, तुम्हारा फोर्स F1 है, उसका फोर्स F2 है। अगर तुम दोनों बराबर फोर्स लगा के खींचोगे तो ये बॉक्स कहीं जाएगा क्या? नो सर, कहीं नहीं जाएगा। रेस्ट पे रहेगा ना। यस। तो इसका मतलब इसका स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदला ना। यस। जबकि एक्सटर्नल फोर्स थे, दो दो थे, फिर भी स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदला। यस। इसका मतलब ये दोनों फोर्स ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया होगा ना, यस। ऑपोजिट होने की वजह से। यस। कोई भी ऑपोजिट वेक्टर एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर देता है, ओ सॉरी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। क्लियर हुई बात? या यस। फिर रिजल्टेंट का सिस्टम है यहाँ पे पूरा। तुम लोगों को वेक्टर क्लियर है? तुम सिद्धार्थ हो ना, सिद्धार्थ पूछ रहा है ना? यस सर। यस। हाँ, तुम्हें रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पता है ना?
हाँ सर, वो तो पता है सर, बस अभी थोड़ी देर थोड़ा टाइम हो गया सर। अच्छा, कोई भी वेक्टर का रिजल्टेंट उसका मतलब हम वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं एक बॉडी है उस पर 10 तरफ से मतलब कुछ ऐसे कई सारे वेक्टर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी डी ई एफ सब वेक्टर हैं, अगर इनका रिजल्टेंट निकालने को कहा जाए तो हम पैरेललोग्राम वगैरह से निकालते हैं, या कई सारे और तरीके हैं, मतलब यस सर। ट्रायंगल मेथड है, पैरेललोग्राम मेथड है, सबसे निकालते हैं। तो सबका रिजल्टेंट निकालने के बाद जीरो आ सकता है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल भी तो कर सकते हैं ना। जैसे कि यस सर। अभी हमने बोला ऐसे, अब हम कुछ और कह रहे हैं। हम कह रहे हैं एक फ्रेंड इस तरफ शिफ्ट खींच रहा है, एक फ्रेंड इस तरफ खींच रहा है, और एक फ्रेंड इस तरफ खींच रहा है। तब भी तो ऐसा हो सकता है ना इनके कॉम्बिनेशन से कि ये बॉडी कहीं ना जाए, रेस्ट पे रहे, हो सकता है। यही तो बात यस है कि कई सारे फोर्सेस लगा के भी एक बॉडी रेस्ट पे रह सकती है अगर, तो इसका मतलब कई सारे जो वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। इस वजह से फोर्स का यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का रिजल्टेंट जीरो हो पा रहा होगा, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। इसी चक्कर में अगर ये स्केलर जैसी कोई क्वांटिटी होती तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं थी। कुछ आई बात समझ में? कुछ ऐसा नहीं हो सकता यस था। फिर वो एक ही तरह से कहा जाता कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा होगा, बस खत्म। अगर फोर्स अगर मतलब वो इतना है तो ये चीज होगी। कोई एंटी वाला कोई पॉसिबल नहीं है कि उसका दूसरा ऑपोजिट हो जाए, उसको कैंसिल कर सके। जैसे तुम्हारा मास कोई भी चीज कैंसिल नहीं कर सकती है, तुम्हारे मास को कोई चीज कैंसिल नहीं कर सकती है, लेकिन तुम्हारे वेट को कैंसिल कर सकती है। कुछ आई बात समझ में? यस सर। क्योंकि तुम्हारा वेट क्या होता है पता है? मास और वेट में क्या डिफरेंस है? आइडिया है किसी को? जो हम लोग कहते हैं, जैसे मान लो कोई कह रहा है कि उसका 70 kg है, तो ये क्या है 70 kg? मास है या वेट है? वेट है वेट सर। है एक एक करके बोलो। एक कौन कह रहा है वेट है? सर। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। और कौन कुछ कहना चाहेगा? यस सर, वेट है। वेट है, ठीक है, सब लोग अग्री हो वेट है ये 70 kg। गलत बोलते हैं हम लोग फिजिक्स के टर्म में, ये मास है। केजी किलोग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की, ठीक है। उसकी। वेट अलग चीज होती है, वेट होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो है वेट। और यही रीजन है कि कहा जाता है अगर हम मून पे चले जाएं तो हमको कम वेट फील होगा, कम मास नहीं फील होगा। मास तो हमारा वही रहेगा, 70 kg था 70 kg रहेगा, लेकिन वेट कम फील होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम फील होगा, इसीलिए हम लोग हल्का महसूस करेंगे। मास कम करने की जरूरत नहीं है वहां। आई बात समझ में? वहां जी बदल जाएगा। mg में हम लोग सोचते हैं जी हमेशा सेम रहेगा, अर्थ पे तो सही बात है, लेकिन मास मास बदल के हम लोग सोचते हैं कि हम अपना वेट कम कर लें, क्योंकि वेट होता है mg, वेट मास नहीं होता। क्लियर? mg मतलब ma, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यस हो गया ना क्लियर? ये चक्कर है। तो उसी तरह से है, वेट कैंसिल हो सकता है, तुम ऐसी जगह जा सकते हो, वेट कम भी हो सकता है, बिल्कुल कैंसिल भी हो सकता है। बिल्कुल वैक्यूम में चले जाओ, कोई आसपास मास ना हो, तुम्हारा वेट कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। तुम यानी कि आप बिल्कुल बीच में रुके रहोगे, कहीं कोई ना इधर जाना ना उधर जाना, ना तुम्हें वेट फील होगा, बिल्कुल हल्का महसूस होगा, ठीक है, कुछ नहीं फील होगा मास होने के बावजूद भी। आई बात समझ में? ऐसा कुछ है। तो ये क्लियर हुआ कि जो इनर्शिया वाला सिस्टम है, रूल है कि एक बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज करना चाहती है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए, फोर्स जीरो नहीं, एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना जरूरी है उसके ऊपर। क्लियर हुआ? ध्यान रखना इस नेट को, ठीक है। ये बहुत सारे सवाल गलत करवा देता है और कंफ्यूजन भी प्रोड्यूस कर देता है, नेट ना याद रहने से या सिर्फ एक्सटर्नल ना याद रहने से। क्लियर है? अब चलो, फर्स्ट लॉ तो ये हो गया, ये जीरो होता है और बॉडी रहती है इनर्शिया में, यानी कि वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करती। सेकंड क्या है? दूसरा लॉ क्या है न्यूटन का? बताओ फटाफट से। कोई तो बताओ, पता होगा किसी ना किसी को, या किसी को नहीं पता? सर। F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma, ये सेकेंड लॉ है फॉर्मूले के हिसाब से, है ना।
और यहाँ एफ यस और सर। ए जो है वो वेक्टर है। तो क्या मतलब है इस फॉर्मूले का? ऐसे खाली बोल एफ इज इक्वल टू एम ए है, लेकिन इसका क्या मतलब है? जैसे इसमें तो मतलब साफ दिख, मतलब हम अपनी लैंग्वेज में इसका मतलब बोल पा रहे थे कि कोई बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदल रही है, मतलब रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाह रही है और रेस्ट पे रह रही है, और एक सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रही है तो सेम उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलती रह रही है, ना मुड़ रही है ना स्पीड कम ज्यादा कर रही है। तो इसका मतलब है उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स नहीं होगा। होंगे भी तो सारे एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे होंगे। आई ना बात समझ में? जैसे हम लोगों के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्यों जीरो है? क्योंकि हैं तो फोर्सेस, लेकिन वो सारे एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, तो फाइनल इफेक्ट जीरो हो जा रहा है। क्लियर? नेट जीरो हो जा रहा है। तो ये हम लोग प्रैक्टिकली जो बोल पा रहे हैं फर्स्ट लॉ को, वैसे सेकंड लॉ को कैसे बोलेंगे? क्या मतलब है इसका? फोर एफ इज इक्वल टू एम ए का क्लियर कोई मतलब बताएगा? सर एक क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है कि हम्म किसी बॉडी के मोशन में फोर्स कुछ चेंज प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब मोशन में चेंज प्रोड्यूस कर सकता है, एक तरह से वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस कर सकता है फोर्स, है ये कह रहे हो? यस सर। तो ये उसका क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है कि किस वे में प्रोड्यूस करेगा या फिर कितना प्रोड्यूस करेगा वैल्यू वगैरह के हिसाब से, है ना? यस। ऐसा कुछ। तो हम इसको बोल सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू, अगर हम लैंग्वेज में बोले, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, है ना? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। यस। क्लियर है? तो ये अगर हम कह सकते हैं, किस बेसिस पे ये आया कहां से? क्योंकि ये तो देखना बड़ी आम बात है, अभी हमने दिखा दिया ना सामने सामने, तुम लोगों ने खुद के एग्जांपल दिए, आराम से समझ लिया। ये कैसे तय हो गया? न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया तो दिया कैसे? कैसे पता चल गया न्यूटन को यही फॉर्मूला है? सपने में आया जैसे रामानुजन क्या आता था? क्या लगता है? बात यह है कि हम लोग देख रहे थे कि किसी बॉडी के वेलोसिटी को चेंज करने में फोर्स की जरूरत पड़ रही है। आई बात समझ में? चेंज करने में, टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी को चेंज करने में फोर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस बॉडी में मास भी होना जरूरी है। ठीक है? क्योंकि ये पहली डेफिनेशन है फोर्स की, इसीलिए इतना जोर दे रहे हैं। पहली बार फोर्स को डिफाइन किया गया, और ये भी नहीं है, इससे पहले भी एक डेफिनेशन थी कि पहले एक चीज हुआ करती थी मोमेंटम। ये पता है सबको क्या है मोमेंटम? यस सर। ठीक है, किसको नहीं पता है बता दो तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे फटाफट से। मेरे को तो मोमेंटम जो है ऐसे समझ में आ सकता है, फील हो सकता है कि क्या होता है। जैसे अगर तुम साइकिल से टकराते हो, साइकिल चल रही थी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से, साइकिल से टकराते हो, ठीक है? और एक ट्रक है, भारी सा ट्रक, वो भी 2 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा था, उससे टकराते हो। तुम खड़े हो, साइकिल आई 2 मीटर पर सेकेंड से तुमसे टकरा गई, और तुम खड़े हो, एक ट्रक आया 2 मीटर पर सेकेंड से और तुमसे टकरा गया। तो दोनों में किस में तुमको ज्यादा या कम इंपैक्ट फील होगा, यानी कि तुमको चोट ज्यादा किस में लगेगी और क्यों ऐसा हुआ? ट्रक में, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। ट्रक में लगेगी क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, ठीक है, लेकिन स्पीड तो सेम थी, फिर भी ऐसा नहीं हो पाया ना, तब भी मतलब वही रहा। यस। ठीक है, अब अगर हम कहें कि दोनों साइकिल ही होती, लेकिन एक साइकिल की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, एक की 5 मीटर पर सेकेंड है, और दोनों मतलब सेम कंपनी की साइकिल है, सेम टाइप की साइकिल है, आइडेंटिकल है, तो तब तब क्या होता? किसमें चोट ज्यादा लगती तुम्हें? जिसकी स्पीड ज्यादा है उससे। अब तो मास से फर्क नहीं पड़ रहा है, अब तो तुम कह रहे हो स्पीड से फर्क पड़ रहा है।
हाँ, क्योंकि आइडेंटिकल है ना, मास तो सेम है। तो मास से फर्क नहीं पड़ेगा, अब स्पीड से फर्क पड़ने लगा, यानी कि दोनों से पड़ेगा ना। सही देखें ये तो दोनों से फर्क पड़ रहा है, और दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम, मास के भी और स्पीड के भी। ये हमने नहीं बताया है, ये तुमने बताया है, हमने तुमसे बस पूछा है, क्योंकि मोमेंटम इंपैक्ट को बोल सकते हो तुम, जो हिट करता है ना कोई चीज किसी को, ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टी है जिससे तुमको ज्यादा या कम इंपैक्ट फील होता है, कम चोट लगती है ज्यादा चोट लगती है, वो ही मोमेंटम है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं। वो प्रॉपर्टी इन दोनों पे डिपेंड कर रही है। तुम ही ने कहा, एक बार हमने ट्रक का एग्जांपल लिया, तुमने कहा मास पे डिपेंडेंट है, और मास ज्यादा उसके लिए तुमने कहा मोमेंटम भी ज्यादा, मतलब वो ज्यादा इंपैक्ट ज्यादा, चोट ज्यादा लगेगी। और मास कम तो कम, और तुमने वेलोसिटी के केस में भी कहा वेलोसिटी ज्यादा तो वो ज्यादा। इन दोनों को डिफाइन होने के बाद जब हम देखते हैं तो P इज इक्वल टू एम वी, इन दोनों का प्रोडक्ट आता है। आई बात समझ में? और फोर्स का भी कुछ ऐसा ही था। अभी बात हुई ना, फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है कि एक नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए उसके इनर्शिया को खत्म करने के लिए, या इनर्शिया को टैकल करने के लिए, यानी कि उसका अपोज करने के लिए। इनर्शिया क्या था, किस वजह से था? मास की वजह से था। तो इसका मतलब है फोर्स जितना लगाना पड़ेगा वो भी मास पे डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब जितना चेंज करने के लिए फोर्स जितना चाहिए वो तो मास पे डिपेंडेंट होना चाहिए ना। क्लियर है? और दूसरी बात कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने को हम बोलते हैं एक नेट एक्सटर्नल फोर्स होना। स्टेट ऑफ मोशन चेंज तभी तो होता है, यानी कि वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट है। फोर्स भी वेलोसिटी और मास दोनों पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि मोमेंटम होता है। तो स्टार्टिंग डेफिनेशन जो फोर्स की थी, F इज इक्वल टू एम ए से भी पहले, वो पता है क्या थी? कि क्या? फोर्स को बोलते थे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी बॉडी का अगर मोमेंटम बदल गया है ना टाइम के साथ, इसका मतलब है कि उस पर फोर्स लगा होगा, वो भी वही नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा अगर उसका मोमेंटम बदला है टाइम के साथ, यानी कि तुम एक सेम मास की बॉडी है, उसकी स्पीड को बढ़ते हुए या घटते हुए या उसको टर्न लेते हुए देख रहे हो, तो इसका मतलब है उसका मोमेंटम बदला है, क्योंकि यही दो चीजों पे तो डिपेंडेंट है ना मोमेंटम, मास पे और वेलोसिटी पे, एमवी। तो या तो मास बदल दो या वेलोसिटी किसी तरह बदल दो, तो मोमेंटम बदल जाएगा। आई बात समझ में? तो फोर्स चेंज इन मोमेंटम था पहले। अब यहां पे अगर हम एम वी रखते भी हैं, एम इंटू वी वेक्टर फॉर्म में है, नीचे डेल्टा टी है, ठीक है, तो ये मास अगर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जनरली जो हम लोग आसपास अपने बॉडीज देखते हैं उनका मास बदल नहीं रहा होता है, कोई चीज चल रही है तो उसका मास रास्ते में चलते हुए नहीं बदलता है। वो अलग बात है कि एक तुम टैंकर देखो, पानी का टैंकर या किसी चीज का टैंकर जिसमें कुछ भरा हुआ है और रास्ते में वो गिरता हुआ जा रहा है, तब मास बदल रहा है। टैंक का मास क्योंकि उस लिक्विड पे डिपेंडेंट है, वो पानी वानी गिर रहा होगा रास्ते में, तो उसका मास बदलता हुआ चला जा रहा है। लेकिन जनरली अगर हम किसी सॉलिड बॉडी या किसी इन सब चीजों की बात करते हैं, तो चलते हुए मास सबका नहीं बदल रहा होता है, ठीक है। कोई चीज गिर नहीं रही है या ऐड नहीं हो रही है ना, तो इसलिए मास तो नहीं चेंज होता है। तो इसको हम चेंज से बाहर ले लेते हैं। चेंज क्या हो सकता है? वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम चेंज होने के लिए क्या बचा चेंज होने का? वेलोसिटी। अब जरा ये बताओ, ये है क्या? ये क्या है? किसी ने फर्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइन मोशन थोड़ा बहुत भी पढ़ा है? यस सर। ये क्या है बताओ? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है? कुछ ऐसा होता है जिसको तुम पहले से जानते डिस्प्लेसमेंट। हो? ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये एक्सेलरेशन होता है। याद आया? यस यस सर। सर। ये एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो अगर हम इसकी जगह पे यहाँ पे एक्सेलरेशन रखें तो F इज इक्वल टू क्या आएगा? M इंटू ए, ये फॉर्मूला आएगा। अब बात आई यस। समझ में? ये आया कहां से? बेसिक डेफिनेशन फोर्स की ये है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम को फोर्स बोला जाता था, ठीक है। यहीं से डिराइव होके आया है F इज इक्वल टू M इंटू ए। क्लियर हो गया अब? पक्का?
सर बट वो मोमेंटम का थोड़ा वो नहीं सुन रहे, वापस से रिपीट कीजिए ना। क्या कि मोमेंटम क्या होता है? हाँ। इम्पैक्ट बोल सकते हो उसको। इम्पैक्ट यानी कि किसी चीज से अगर टकरा जाता है तो कैसा फील होता है, ज्यादा चोट लगती, कम चोट लगती है। इम्पैक्ट किसी चीज का, जैसे कि वही सेम साइज का पत्थर है और सेम मास भी है उसका, लेकिन दो लोग फेंकेंगे तो, और किसी दीवार पे मान लो फेंक रहे हैं, तो दोनों का इम्पैक्ट अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग स्पीड से अपनी अपनी ताकत के हिसाब से अलग अलग स्पीड से फेंक सकते हैं उसको। कुछ आई बात समझ में? तो हाँ। मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंडेंट था। मोमेंटम एक क्वांटिटी है, जैसे फोर्स है, फोर्स भी तुम्हें नजर थोड़े ना आएगा, डिफाइन किया गया है, कोई फिजिकल चीज थोड़ी ना है फोर्स जो तुम्हें ऐसे दिख जाए कि ये रहा फोर्स, हाथ में ले लो फोर्स को, ऐसा तो है नहीं कुछ। फोर्स भी क्या है, डिफाइंड, जैसे माइंड दिखता नहीं है ना, ऐसा ही कुछ समझ लो। माइंड क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जैसा ही तो कुछ है। ब्रेन ओरिजिनल है, क्योंकि ब्रेन किसको बोलते हैं, जो फिजिकल चीज तुम्हारे हेड में रखी हुई है, वो है ब्रेन। लेकिन माइंड क्या है, माइंड वो नहीं है। माइंड का मतलब है कि वो तुम्हारा जो थॉट्स हैं तुम्हारे, वो सब माइंड है तुम्हारा। ठीक है, सॉफ्टवेयर एक तरह से। सॉफ्टवेयर नजर तो आता नहीं है। क्लियर हुआ कुछ? तो मोमेंटम, फोर्स, ये सब भी क्वांटिटीज हैं बस, जो हम फील कर सकते हैं पर उसको टच नहीं कर सकते हैं। किसी चीज को डिफाइन किया गया है वैसे करके। आई बात समझ में? इम्पैक्ट को एक तरह से। क्लियर हुआ? पक्का? यस। चलें आगे फिर। तो यस सेकंड वाला सर। भी हो गया कि क्या है, मतलब ये है लॉ, है ना? कैसे आ गया ये भी पता चल गया। ये लॉ बनाया कैसे होगा, मतलब न्यूटन ने, क्योंकि तब ये चीज डिफाइन थी कि मोमेंटम चेंज होता है फोर्स की वजह से। किसी भी चीज का मोमेंटम बिना फोर्स के चेंज नहीं हो सकता, उसका मास तक अलग नहीं होगा, है ना? किसी चीज का मास भी कम ज्यादा नहीं होगा बिना फोर्स लगाए, किसी चीज का स्पीड भी कम ज्यादा नहीं होगी बिना फोर्स लगाए, और अगर ये दोनों चेंज नहीं हो सकता तो मोमेंटम भी चेंज नहीं हो सकता। क्लियर? इसका मतलब मोमेंटम चेंज कब होगा, जब ये दोनों चेंज हो, और वो फोर्स की वजह से हो सकते हैं। क्लियर? तो फोर्स होता था चेंज इन मोमेंटम, वहीं से डिराइव करके ये फोर्थ फॉर्मूला आया है। तीसरा क्या है, थर्ड क्या चीज है, थर्ड क्या था बताओ? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। So every action has a equal and opposite reaction. एवरी एक्शन यस। हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सही है। तो जो अभी यस सारी सर। बातें हुई, जो हमने कहा कि प्लेन कैसे ऊपर उठ जाता है, वो प्लेन के एक्शन और एटमॉस्फेयर के रिएक्शन की वजह से ही तो होता है ना। अगर प्लेन एक्ट नहीं करेगा तो फिर एटमॉस्फेयर रिएक्ट भी नहीं करेगा। प्लेन चलता है, अपनी स्पीड बढ़ाता है, बहुत बढ़ाता है, बहुत बढ़ाता है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, जिसको एक लाइन, एक वर्ड में एयर बोल देते हैं, तो एयर उसको हिट करती है, रोकती है, ये पुश करती है। लेकिन क्योंकि प्लेन बनाने वाले लोग स्मार्ट हैं, उन्होंने उस पुशिंग, रोकने वाले फोर्स को भी अपने काम के लिए यूज कर लिया। उसको ऐसे डिजाइन कर दिया कि वो रोकने वाला फोर्स हमको हेल्प कर दे ऊपर लेके जाने में। जैसे फ्रिक्शन के बारे में क्या क्या सुना है किसी ने? फ्रिक्शन एक कैसा टाइप का फोर्स होता है? सिर्फ लॉस ही करवाता है ये, अगर ऐसे देखा जाए तो। तुम कोई चीज घिसो, रब करोगे तो क्या होगा? लॉस ही होगा एनर्जी का। चीजें हीट में कन्वर्ट हो जाती हैं सारी एनर्जी। और उस हिसाब से देखा जाए तो फ्रिक्शन तो यूजलेस टाइप की चीज हो गई, बिना वजह। हम तो चाहते नहीं थे आ जाए, पर आ गई। ऐसा ही कुछ हुआ ना। यस यस। लेकिन फिर भी फ्रिक्शन को तो हम लोगों ने यूज करना सीख लिया है, तभी तो चल पा रहे हैं ना, तभी तो वॉक कर सकते हैं। फ्रिक्शन यूज करना आता है। चल क्या पा रहे हैं, गाड़ियां भी तभी बना पा रहे हैं। किसने क्यों सोचा होगा किसी ने कि किसी जो गाड़ी बनेगी, व्हीकल बनेगा, उसका जो व्हील है उसमें रबर के टायर लगाने चाहिए, या कोई ऐसे टायर लगाने चाहिए जो कि ज्यादा सही हो। किस सेंस में सही? फ्रिक्शन के सेंस में, रोड को पकड़ के चले। नहीं तो खाली मजबूती के चक्कर में तो तुम कोई भी मेटल का टायर लगा दो सीधा सीधा। हम्म? लेकिन फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए था। कुछ आई बात समझ में? जितना अच्छे से फ्रिक्शन होगा सरफेस पे, उतना ही ज्यादा अच्छे से ज्यादा स्पीड अटेन कर सकता है कोई।
रोड पे। सर बट पहले तो कार्ट में व्हील जो होता था वो वुडन का होता था ना। उसी से तो सीखते सीखते चेंज हुआ है ना, क्योंकि पहले मटेरियल उतना डेवलप नहीं हुआ था ना। पहले ये प्लास्टिक रबर ये सब आया ही नहीं था, बहुत अभी तो आया है, कम टाइम हुआ है इनको आए हुए, इनको ठीक से कमर्शियल लेवल पे आए हुए। अगर थोड़ी बहुत डिस्कवरीज हो भी गई थी तो आम तौर पे इनका यूज कोई देख नहीं पा रहा था, बस साइंटिस्ट लोग इस पे एक्सपेरिमेंट किया करते थे बस। जब ये आम तौर पे लोगों के यूज में आया, इसको बनाया गया, जैसे अभी तुम कितनी सारी चीजें प्लास्टिक और इस तरह की चीजों का देखते हो, पहले तो नहीं हुआ करती थी। पहले या तो वुडन की चेयर बना लो, या फिर वुड चेयर बना लो, या फिर मेटल की बना लो, यही सब होता था। पहले कहाँ प्लास्टिक की चेयर आती। तो वैसे ही रबर भी नहीं था पहले। हम्म जितनी भी चीजें होती थी वो हम जो उस समय अवेलेबल हैं उनके हिसाब से ही बनाते थे। क्लियर है। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस था, उस समय वुड वाले व्हील भी काम कर जाते थे, जो बैलगाड़ियां ये सब होती थी उनमें भी काम कर जाते थे। क्यों काम कर जाते थे पता है? क्योंकि हम लोग इतनी सॉलिड रोड नहीं बनाते थे पहले अभी की जैसी। मिट्टी जो होती थी उसमें वैसे ही थोड़ा बहुत फ्रिक्शन मिल जाता था, काम चल जाता था, और स्पीड भी एक लिमिट तक ही अचीव करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन किसी ने सोचा होगा ज्यादा स्पीड चाहिए। जो स्टार्टिंग में कार भी बनी थी ना, उसमें भी रबर का टायर नहीं लगा हुआ था, पता है? उसमें भी ऐसे ही लगा हुआ था, क्योंकि तब उतना रबर आई ही नहीं थी। जो सबसे स्टार्टिंग बेसिक वाली कार थी, शायद तुम लोगों ने लगान वगैरह में देखी होगी, जो साइकिल के पहियों जैसे पहिए लगे होते हैं, जिसमें बिल्कुल पतले पतले से, और बस खाली एक डब्बे जैसा वो होता है। जैसे इस टाइम ई रिक्शा है, ऐसे स्टार्टिंग में कार बनी थी, मोटर कार। ठीक है। तो उन सब में व्हील में नहीं लगा था, उस समय डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा। ठीक है। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे लोगों ने चीजें बनाना सीख लिया। समझ में आया कि इससे ये बना दें तो ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा, ज्यादा तेज चल सकते हैं, फिर चलने लगे। यानी कि तुम लोगों को लगता है कि एक स्पोर्ट्स कार है और एक नॉर्मल कार है, जो 5 लाख रुपए वाली कार है एक, और एक 5 करोड़ रुपए वाली कार है, तो दोनों में इंजन ये वो इन सब में फर्क होता होगा, टायर वायर तो एक जैसे रहते होंगे, लगता है ना ऐसा ही। टायर का मटेरियल तो एक ही जैसा रहता होगा, कोई भी टायर डलवा लो, क्या दिक्कत है? लगता होगा बेसिक तौर पे। जिसको ठीक से नहीं पता है कि नहीं, उनमें भी चीजें होती हैं। हम्म टायर्स भी बहुत ऐसी क्वालिटी के रबर के बनाए जाते हैं जो ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है। रब रोड के साथ ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा चिपक के चलें, क्योंकि जितना वो उठेंगे रोड को छोड़ेंगे उतना ही कंट्रोल हट जाएगा तुम्हारा। जितना स्लिपरी होगा उतना कंट्रोल हट जाएगा तुम्हारा, और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कोई भी स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी ऐसा तो नहीं करना चाहेगी, सीधी सी बात है, कि पूरे में इंजन अच्छा दे दिया, बहुत तेज चल सकती है। अब जैसे जो भी स्पोर्ट्स कार हैं उनकी खासियत खाली तेज चलना होता है क्या? नहीं, उससे बड़ी खासियत तेज रुक जाना होता है। वो जल्दी रुक भी सकती है। 0 से 100 का तो सबको नजर आता है कि 0 से 100 किलोमीटर पर आवर पे कार कितनी तेज कितनी जल्दी चली जाएगी, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में चली जाएगी। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये भी देखना कि 100 से 0 कितनी देर में आ जाएगी। क्या 10 सेकंड में आ जाएगी? तो हम एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच सकते हैं। और आ जाएगी मतलब सच में रुक के आ जाएगी, क्योंकि आ जाएगी मतलब ये नहीं कि तुम कार से बाहर चले जाओ और कार तो रुक गई, तुम शीशा ईशा तोड़ के बाहर निकल गए, तो फायदा क्या? इंसान जब बचा नहीं तो फिर कार बचा के क्या करोगे? ठीक है। ये सब देखते हुए बनता है। तो ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हो रही होती हैं। भले हम लोगों को लगे कि फिजिक्स का तो यूज ही क्या है, फोर्स कौन निकालता रहता है, बिना फोर्स निकाले भी तो हम चल ही लेते हैं ना। फ्रिक्शन नहीं पता करेंगे जैसा थोड़ी ना चल नहीं पाएंगे। फैक्ट है, नहीं चल पाओगे। पर फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे, इसका ये भी फैक्ट है। जितनी भी फ्यूचर की डेवलपमेंट हो रही है वो साइंस के बेसिस पे हो रही है। पैसा डेवलप किया जा सकता है, पैसा डेवलप करना आसान है, लेकिन साइंस के तौर पे लाइफ डेवलप करना साइंस का काम है, पैसे का काम नहीं है। पैसे से लाइफ इंप्रूव नहीं होती है, साइंस से होती है। आज तक जितनी भी हुई है साइंस की वजह से हुई है, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट्स की वजह से हुई है। फोन तुम्हारे हाथ में है, अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर पा रहे हैं। इन सिचुएशंस में अगर ये सब नहीं हुआ होता तो सोचो, आराम से घर में बैठो कोई कुछ नहीं कर पाता, सपना अधूरा, काम खत्म, साल निकल गए, कोई नीट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। यस। तो ध्यान रखना। इसीलिए ये सबसे बड़ा रीजन है कि तुम लोगों के सिलेबस में, तुम लोग चाहो या ना चाहो, साइंस बहुत ज्यादा है। नोटिस करना कभी भी, किसी भी सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस साइंस को दी जाती है। क्योंकि पता था ना पहले जो लोगों ने सिलेबस बनाया है, कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है किसी कंट्री की या पूरे वर्ल्ड की, वो साइंस के ऊपर बेस्ड है, ना कि किसी मनी के ऊपर, पैसे के ऊपर, कि बहुत सारा पैसा हो जाएगा किसी कंट्री के पास तो वो बहुत अच्छी हो जाएगी। पैसा तो
इंग्लैंड वगैरह के पास काफी था, अमेरिका के पास थोड़ा कम था, पर फिर भी वो डेवलप है। चाइना के पास भी कम था, फिर भी वो डेवलप है। क्यों? साइंस की वजह से। इस वजह से नहीं क्योंकि पैसा था। ठीक है। और इंडिया क्यों डेवलप नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पैसे की इंपॉर्टेंस ज्यादा दे दी गई है। भले लोग कमा ना पा रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस इतनी हो गई है कि वही सब कुछ है। बहुत कुछ है, सही है, पर सब कुछ नहीं है। और अगर ये समझ में आ जाएगा तो थोड़ा बहुत लोग साइंस में भी इंटरेस्ट लेंगे और प्रैक्टिकली इंटरेस्ट लेंगे। ये नहीं कि एक जॉब पाने के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी फिलहाल साइंस में इंटरेस्ट खाली लोगों को इसलिए होता है क्योंकि उनको लगता है साइंस वाली फील्ड्स में जॉब ज्यादा पैकेज की मिलती है। इसलिए नहीं, क्योंकि ये करके हम कुछ सॉल्व कर देंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे पूरे वर्ल्ड की। पूरे वर्ल्ड में हम भी आते हैं, हमारी भी हो जाएगी सॉल्व। जैसे अभी लोग कह रहे हैं पानी कम यूज करो। क्यों कम यूज करें? हमारी मर्जी, हम ज्यादा पानी से नहाएंगे। लेकिन हाँ, उसको सॉल्व करना जरूरी है। कम यूज करके नहीं, इस तरह से कि वाटर का साइकिल बना रहे। क्योंकि पानी कोई अर्थ से बाहर थोड़े ना लेके जा रहा है। कोई बाहर जा रहा है क्या पानी? अर्थ से मार्स पे पहुंचाया जा रहा है? नो। तो फिर यहीं पे तो है। तो यूज करना कम नहीं करना है, साइकिल सही रखना है उसका, यानी कि जो नेचर का साइकिल है उसको बिगाड़ना नहीं है। तो हम लोग बिगाड़ देते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे आए एक्शन रिएक्शन। तो एवरी ईच एंड एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना? इसका मतलब हमेशा हम लोग वॉल का ही एग्जांपल लेते हैं, पर यहाँ वॉल वाला से ज्यादा और अच्छा एग्जांपल क्या है, मोशन वाले में से कोई ले लेते हैं। जैसे कि तुम एक बाइक चला रहे हो, अभी किसी ने कहा कि फ्रिक्शन की वजह से वो चल रही है, या कार भी। तो ये फ्रिक्शन से हमें कैसे पता चलेगा? ये इससे यहाँ पे आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि एक्शन का जो फोर्स है वो रिएक्शन के फोर्स के इक्वल होता है। इसको ही यूज करके हम लोगों ने ये समझा कि हम अगर रोड पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएं तो रोड हमारे ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाएगी। इसका मतलब हम आगे जा सकते हैं इसकी हेल्प से। अब हम जा सकते हैं तो हम जो चीज बनाएंगे वो चीज भी जा सकती है। वो चीज भी अगर रोड पे पीछे की तरफ फोर्स लगाए तो रोड उस पे आगे की तरफ फोर्स लगाती है, और जितना हम लगाएंगे उतना ही लगाती है। यानी कि जितना हम एक्ट करके फोर्स लगाएंगे रोड पे, उतना ही रोड जो है वो रिएक्ट करके फोर्स हमारे ऊपर लगाएगी, और ऑपोजिट लगाएगी। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। माइनस भी आएगा क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। अगर एक्शन राइट साइड है तो रिएक्शन पक्की बात है लेफ्ट साइड होगा। एक्शन अपवर्ड है तो रिएक्शन डाउनवर्ड होगा। कुछ आई बात समझ में? और यही रीजन है जो अभी हमने बताया था कि ग्राउंड पे एक चीज रखी है, उसका mg नीचे लग रहा है, तो ग्राउंड ये सरफेस रिएक्ट कर रही है ना, इसीलिए तो ये रिएक्शन फोर्स था, क्योंकि सरफेस रिएक्ट कर रही है। अगर वो mg ना लगे तो फिर सरफेस रिएक्ट भी नहीं करेगी। जैसे कि एक रॉकेट के अंदर जो तुम एस्ट्रोनॉट्स को देखते हो, वो नहीं करती है उनकी सरफेस रिएक्ट। उनको एक्सरसाइज करने के लिए भी खुद को बांधना पड़ता है चीजों से, तब जाके काम चलता है। नॉर्मली वो खड़े नहीं रह सकते हैं, तो एक्सरसाइज क्या करेंगे? ठीक है, आई बात समझ में? ये चीज ऑब्जर्व कर ली गई थी, इजीली काफी चीजों से की जा सकती है। जितना फोर्स हम किसी भी चीज पे लगाते हैं, उतना ही फोर्स हमें वापस मिलता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम राइट साइड लगाएंगे तो लेफ्ट साइड मिलेगा, लेफ्ट लगाएंगे राइट मिलेगा, जैसा भी लगाएंगे वो फोर्स वापस जरूर मिलता है। अब कभी फ्रिक्शन के फॉर्म में, कभी किसी और चीज के फॉर्म में। जैसे कि अर्थ हम पे जितना फोर्स लगा रही है mg, हम भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगा रहे हैं mg, लेकिन अर्थ हम पे डाउनवर्ड लगा रही है और हम अर्थ पे अपवर्ड लगा रहे हैं। इतना ही फर्क है। हम अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हैं क्योंकि हम भी तो एक मास है ना। तो यहां भी एक्शन रिएक्शन है। तो किसी भी तरह के फोर्स में एक्शन रिएक्शन की बात होती है, किसी भी तरह के फिनोमिनन में। जब तुम फोर्स लगाओगे तो रिएक्ट तो होगा ही होगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। कंफ्यूजन है इसमें तो बोल सकते हो, या कोई एग्जांपल है तो दे सकते हो। और सर इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स यस सर। इम्पल्स होता है जब हम बहुत कम टाइम में मोमेंटम को चेंज कर देते हैं। मतलब चेंज इन मोमेंटम इंस्टेंटेनियस वाला। एक तो था कि हम अच्छा खासा टाइम ले रहे हैं मोमेंटम को चेंज करने के लिए, ये टाइम इंटरवल 1 घंटा है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, जो भी। लेकिन एक है कि ये टाइम इंटरवल मान लो 1 मिली सेकेंड्स है सिर्फ। तो ये तो बहुत शॉर्ट टाइम हो गया, जिसके लिए हम डी यूज करते हैं, डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ टाइम, dt dp। तो यही चीज इंपल्स होती है एक तरह से। एक बहुत शॉर्ट टाइम में हम कितना मोमेंटम का चेंज कर रहे हैं, एक तरह से फोर्स ही है, बस सिर्फ फोर्स को बहुत शॉर्ट टर्म में देखा जा रहा है।
आई बात समझ में? जैसे कि अगर तुमको कहा जाए एक कार्ट है, एक मतलब ठेला है या कुछ भी है, उसको पुश करो, तो तुम पुश करते रहो तो वो चलता रहेगा। लेकिन एक है कि तुमने उसको बस एक बार लात मार के छोड़ दिया। तो तुमने जब लात मारा ना, वो इम्पल्सिव फोर्स था। आई बात समझ में? तुमने एक सेकेंड या उससे भी कम टाइम के लिए फोर्स लगाया उसके ऊपर, वो इम्पल्स है। ठीक है? यस सर। और डिटेल में जब हम लोग आगे जाएंगे तो इसमें पढ़ेंगे, अगर तुम लोगों ने बैच ज्वाइन किया तो। ठीक है, चलो। अ, ठीक है फिर। और हाँ, एक बात हम सबको बता दें, इस लेक्चर में हम बोल रहे हैं, बाकी जो भी लेक्चर देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि ये जो रिकॉर्ड होंगे वीडियोस, ठीक है, ये अपलोड होंगे यूट्यूब पे। हम्म और वो सबके लिए अवेलेबल होंगे। तो जिनको फ्री में ही देखना है वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बैच सिर्फ वो ज्वाइन करें जिनको उसी टाइम पे अपने सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करने हैं, 1 to 1 पढ़ना है, ताकि वो ज्यादा और अच्छे से सीख सकें। क्योंकि जो जो भी मटेरियल हम इसमें से डालेंगे, अपने वीडियोस अपलोड करेंगे, बिल्कुल नया नहीं होगा। सैकड़ों शायद हजारों वीडियोस उस तरह के इससे अच्छे, थोड़े खराब, थोड़े अच्छे, थोड़े इसी के बराबर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे पहले से, और बिल्कुल फ्री में है। उसके लिए तुमको सिर्फ अपना नेट पैक खर्च करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तुमको कोई किसी का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, किसी को फीस नहीं देनी, कुछ नहीं करना है। वो तुम देखो, अपना सॉल्व करो और हो जाएगा। तो जिसको भी वो प्रॉब्लम है पैसे वैसे की या कुछ भी, वो आराम से ये देख सकता है, ऐसे ही फ्री में ही देख सकता है जिसको भी चाहिए। और बाकी और लोगों के भी देख सकता है, वो तो है ही यूट्यूब पे पड़ा हुआ। तो तो और कब तक चलेगा ये बैच? ये बैच नवंबर तक चलेगा। नवंबर नहीं, वैसे ये बैच नीट के एंड तक चलेगा, यानी कि नीट जब तक होगा, जब भी होगा 2013 वाला नीट। लेकिन इसका जो वो है, मतलब कोर्स जो है, वो एक बार पूरा कोर्स 11th का और 12th का वो खत्म हो जाएगा नवंबर एंड में या दिसंबर के स्टार्टिंग तक खत्म हो ओके। जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 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 ही करेंगे हम लोग, वो चाहे बोर्ड के हों चाहे नीट के हों। बहुत सारे क्वेश्चंस ओके। करेंगे, क्योंकि फाइनली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करना है। इसीलिए हम इतना डिटेल में यहाँ पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स, इन सब की बातें कर रहे हैं। डेमो में भी और उसमें भी होंगी। मतलब बिल्कुल ऐसा ही क्लास चलेगी जैसे डेमो चल रहा है, कुछ इससे डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है? जिसको भी कुछ बोलना होगा, पूछना होगा, आराम से बोल सकता है। हम इसी तरह डिटेल में पढ़ाएंगे, और हमें पता है कि ये कब तक खत्म हो जाएगा। इतना डिटेल में पढ़ाने के बाद भी अगर किसी को लगता है स्लो है, तो हमें पता है स्लो नहीं है, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है? तो ठीक है, उसके सर बाद फिर वहां पे 11 का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा? बिल्कुल 11th का भी पूरा होगा, 12th का भी पूरा होगा। लेकिन 11th का खत्म होगा अप्रैल तक जाके, अप्रैल के एंड या मई के एंड तक जाके। अभी नहीं खत्म होगा 11th का सिलेबस, ये चीज है, क्योंकि टाइम ओके। लगेगा थोड़ा। ठीक है? थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, और ऑल्टरनेट यस। क्लासेस हुआ करेंगी 1.5 आवर की। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। हमने यूट्यूब के बारे में इसलिए बता दिया कि किसी को ये प्रॉब्लम ना हो कि सर हम तो फीस दे के पढ़ रहे हैं और आप फ्री में क्यों अपलोड कर दे रहे हैं और लोगों को मिल जाएगा। तो यार हम कहाँ से रोक लेंगे उनको मिलने से? यूट्यूब पे पहले ही भरा पड़ा है सारा। तुम्हें क्या लगता है ये सब चीजें किसी ने समझाई नहीं है? इतने अच्छे अच्छे और इतने सारे टीचर्स जिन्होंने समझा रखा है कि हम बता नहीं सकते। हम क्या कर रहे हैं, चेंज अलग क्या है मेरे वाले कोर्स में या कुछ भी, सिर्फ एक चीज कि तुम डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट में रह सकते हो और बात करके उसी टाइम भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और बाद में भी हम तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं। ठीक है? इस बैच में 60 से ज्यादा बच्चे कभी नहीं होंगे। अगर 60 से ज्यादा बच्चे एनरोल करते हैं आगे भी, 1 महीने 2 महीने बाद भी, तो वो दूसरा बैच स्टार्ट होगा। इस बैच के लिए नहीं होगा वो, या कोई भी एक एक बैच होगा, उसमें 50-60 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। और हम सबके डाउट क्लियर करने की कंप्लीट गारंटी लेते हैं, कम से कम डाउट क्लियर करने की। जो भी क्यूरियस है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, हम उसके साथ कंप्लीटली रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि बाकी कोर्सेज में प्रॉब्लम बस इतनी सी ही है। बाकी ऐसा नहीं कि फिजिक्स वाला का कोर्स खराब है, बहुत बढ़िया है। और भी कई सारे जो टीचर्स हैं, बड़े अच्छे कोर्सेज हैं उनके, और फ्री में पढ़े हैं यार। फिजिक्स वाला वैसा कोर्स तो चला ही रहा है, उसके अलावा फ्री का कोर्स पड़ा हुआ है, हर एक चीज का पड़ा हुआ है। चैनल पे जाके देखना उसके उसमें प्लेलिस्ट में सब कोर्स पड़े हुए हैं, ये सब पढ़ा होगा। लेकिन मैटर ये है कि वहां तुम पढ़ोगे, देखोगे, एक तो तुम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हो, दूसरी बात कि तुम्हें डाउट आए। एक तो कॉन्सेप्ट में डाउट मान लो नहीं भी आए तुमको, क्वेश्चंस में डाउट आए, और तब तुम्हारे ऑनलाइन क्लियर नहीं हो पा रहे हैं वो डाउट, तुम गूगल पे सर्च कर रहे हो, कहीं और ब्रेनली पे सर्च कर रहे हो, तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करोगे? और वो नहीं क्लियर होते हैं तो फिर डाउट्स आते ही चले जाते हैं, उससे रिलेटेड दूसरी चीजें भी समझ में नहीं आती। हम बस उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ बैठ के।
सबको आई बात समझ में? अलग क्या है, चेंज क्या है? बाकी सब कुछ सेम है। जिसको चाहिए वो आराम से मेरे वीडियोस फ्री में देख सकता है यूट्यूब पे। क्लियर? और जिसको वैसे सर प्रॉब्लम पूछना है सर तो वो अपना टाइमिंग क्या जाके, रहेगी जैसे ट्यूशन की, सर यही रहेगी ना, मतलब हाँ नाइट में? टाइम यही रहेगा। टाइम मेरे पास ठीक। खुद दिन का नहीं है। एक तो दिन यस सर। में 2-3 बजे तक तो बच्चे स्कूल में रहते हैं, उसके बाद यस। फिर बीच में मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो मेनली यही यस। टाइम रहेगा, 8:30 के ठीक। आसपास ही रहेगा। यस सर, ठीक ठीक है? है और सर, 1.5 घंटे क्लास होगी, और ऑल्टरनेट डेज में होगी। बाकी जिसको जो डिटेल चाहिए, जिसको इंटरेस्ट हो, वो अपना हमसे और पर्सनल मैसेज से बात कर सकता है। ये लास्ट लेक्चर था। हाँ बोलो। सर वो जो भी ये सब्सक्रिप्शन लिए रहेंगे उनका यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होता रहेगा, मतलब कि जो भी आप पढ़ाएंगे। सुनो, ये वीडियो भी, और जो हम आगे रेगुलर भी पढ़ाएंगे ना, वो वीडियो भी सारे यूट्यूब पे अपलोड होंगे। ठीक है? जो सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं वही वाला वीडियो जो हम पढ़ा रहे हैं ना जैसे अभी, वो भी अपलोड होगा। लेकिन तब इस तरह से डाउट पूछने की एक्सेस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम पहले उनके क्लियर करेंगे जो मतलब हमारे हमसे फीस दे के पढ़ रहे हैं, या उनके जो नहीं दे के पढ़ रहे हैं। ठीक है? ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम क्लियर उनके भी कर देंगे बीच बीच में कभी कभी जो हमसे नहीं पढ़ रहे हैं उनमें से भी जो चाहे जब चाहे हमसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे अभी अभी किसने पूछा था? आ, सिद्धार्थ, एक गायब हो गया क्या? हाँ, अमन, उसने हमसे पूछा था कि हम बीच में सिर्फ क्वेश्चंस पूछें तो कितने रुपए फीस होगी। अब बताओ, मंथली 300 है, पर डे की 10 रुपीज के आसपास हो गई, उससे कम क्या होगी फीस? अब क्या बचा? तो वो फ्री फ्री में ही पूछ लो, कभी कभी पूछना है तो, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार कुछ पूछना है तो वो तो हम ऐसे ही बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। आई बात समझ में? तो जिसको वैसे चाहिए वैसे कर सकता है, और जिसको साथ में कनेक्ट होकर चलते रहना, हम्म, कि साथ साथ में ही सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, टाइम बचाना है अपना। सही बताएं तो इससे टाइम बचता है और कुछ नहीं होता है। टाइम बचेगा, तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे क्लियर करने जाओगे तो टाइम लगेगा उसमें, और कुछ नहीं है। और फीस भी मेरे हिसाब से तो रीजनेबल ही है। इतना यस तो सर। कोई भी, इतना तो कोई आकाश में तो बच्चा, सर 2 लाख रुपीज लिए हैं सर मुझसे। अरे वो पता है यार, वो हम उन सब से तो कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं नॉर्मली भी अगर देखा जाए, एक कोई बहुत कम, मतलब जिसकी फैमिली में काफी प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन कम से कम उसके पास एक फोन है, और बस फोन है। अभी हम नेट डलवाने की भी बात नहीं कर रहे हैं। एक फोन है उसके पास, स्मार्टफोन, जो कि इतना चल जाता है कि उससे ऑनलाइन क्लास की जा सकती है। और ज्यादा से ज्यादा एक ईयरफोन है जो कि बड़ा सस्ता, 100 रुपए में भी मिल जाता है। ठीक है? तो